उन्होंने एक बड़ी गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि हम लोग जिंदगी जीते रहते हैं, किसी से लड़ते हैं, किसी से प्यार करते हैं, फिर झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं, सफल होते हैं, किसी को हराते हैं, किसी से हारते हैं, हारते हैं तो नफरत पाल लेते हैं, हराते हैं तो ये भाव मन में आता है कि मैंने हरा दिया, मैं विजेता हूँ। इसी सब तिकड़म भरे अनुभवों को हम मिला के एक शब्द बोलते हैं जिंदगी, लाइफ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जिंदगी में कि अचानक कोई इंसिडेंट होता है। वो इंसिडेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं और मेरा दोस्त सड़क पे जा रहे हैं, अचानक एक ट्रक की कार ब्रेक फेल हुई, उसे टक्कर मारी और मेरे साथ जो मेरा दोस्त था उसकी मौत हो गई और मैं बच गया। अब जो मुझे एहसास होगा, उस एहसास का मतलब है नथिंगनेस, शून्यता। उस मोमेंट पे, उस क्षण में ये लगता है कि क्या है जिंदगी में ऐसा, और मैं जो इकट्ठा करने में लगा हूँ, मैं जो ताकत के पीछे भाग रहा हूँ, मैं जिस 8 साल बाद की प्रमोशन के लिए अभी से रात दिन जुटा हुआ हूँ, ये सब तो 1 सेकंड का खत्म होने का वाला खेल है। जिस जिंदगी का 1 सेकंड बाद का अता पता नहीं है, भरोसा नहीं है, कल सुबह मैं उठूंगा भी या नहीं ये भी नहीं पता है, और मैं ऐसी ज़िंदगी जी रहा हूँ जो 10 साल बाद मैं ये बन जाऊँगा, 18 साल बाद मेरी प्रमोशन ये होगी, मैं सेक्रेटरी बन जाऊँगा या मैं हाई कोर्ट का जज बन जाऊँगा। इस अनुभव में जो लोग थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं, वो इस अनुभव को झेल नहीं पाते और उनके लिए इसी बिंदु पर टर्निंग पॉइंट आता है और वो जीवन का रास्ता मोड़ लेते हैं कि जब जीवन में कुछ भरोसा नहीं तो मैं इन निरर्थक चीज़ों के पीछे क्यों भागता रहूं? क्यों ना मैं किसी ऐसी सार्थक चीज़ की तलाश करूं जो अंततः मुझे सुकून देती हो। और हम जीवन क्यों जीते हैं? मैं दर्शन विषय का विद्यार्थी हूँ, पढ़ाता भी हूँ। भारत के, दुनिया के सब दार्शनिकों को पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया में मैंने पाया कि अंततः सभी के मन में एक ही बात है, अलग अलग शब्दों से कहते हैं, और वो ये है कि जीवन का अंत इसी बात पे है कि मुझे सुकून मिले, मुझे आनंद मिले, मुझे सुख मिले। और सारे भौतिक सुखों के बाद देश की राजधानी की सारी ताकत को देखने समझने के बाद अगर उससे ज़्यादा सुकून बारडोली के आश्रम में है, तो इसका मतलब है कि जीवन का सही अर्थ तो यहाँ आके खुलेगा, वहाँ तो नहीं खुलेगा। तो मैं बहुत कृतज्ञ हूँ सिंघवी साहब का, डॉक्टर साहब का, कहाँ गए डॉक्टर साहब? हाँ, डॉक्टर साहब आपका बहुत कृतज्ञ हूँ कि आपने, अब मैं आपसे कोई काम नहीं बोलूँगा कि मुझे इलाज करवा दीजिए, वो मैं कभी नहीं बोलूँगा। वो तो मेरा शुरुआती लालच था जो मैंने आपको बताया भी नहीं अब तक, और मन में था। और मुझे लगता है कि सच बोल देने से मुक्ति रहती है, झूठ बोलने में बड़ी दिक्कतें हैं, सच बोल देने से आदमी मुक्त रहता है। तो मेरा शुरुआती आपसे जो संवाद था वो लालच की बदौलत था, अब तो हम अच्छे दोस्त हो गए। तो मैं कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और इतने सुंदर संसार के बीच में आने का मौका दिया। मैंने जब स्कूल को देखा मुझे लगा कि टैगोर, महात्मा गांधी और पटेल जैसे एक हो गए हूँ। टैगोर के शांति निकेतन में जो सबसे सुंदर कॉन्सेप्ट मैंने देखा कि क्लासरूम के अंदर पढ़ाई नहीं करनी है, पेड़ के नीचे बैठना है, खुले में बैठना है, प्रकृति में बैठ के पढ़ना है। मैंने देखा कि यहाँ क्लासरूम में चेयर्स हैं ही नहीं, केवल छोटे से स्टूल है, वो उठाना है और पेड़ के नीचे चले जाना है, और जहाँ मन करे वहाँ बैठ के पढ़ना है। क्यों एक 4 दीवारी के अंदर बैठ के ही हम पढ़ाई करेंगे? महात्मा गांधी ने एक बहुत अच्छा विचार दिया था बुनियादी तालीम का, बुनियादी शिक्षा का, जो स्वावलंबन में जोर देता है, स्किल्स की ट्रेनिंग पर जोर देता है, मातृभाषा में शिक्षा पर जोर देता है। और मैंने पाया कि वो सारे के सारे सिद्धांत इस स्कूल के अंदर ठीक वैसे ही चल रहे हैं। और सरदार पटेल का तो आशीर्वाद जैसा आश्रम को मिला ही है, तो उनके प्रति तो कृतज्ञ होना वैसे भी बनता है। दूसरा, मैं थोड़ा सा मुरारी बापू साथ में हैं, उनका जिक्र करके फिर मैं अपने मूल विषय पे आता हूँ, सरदार पटेल पर। मेरा आज तक ऐसा सौभाग्य नहीं हुआ कि मैं किसी कथा में जाके सुन सकूं, और मैं बहुत संदेह करने वाला व्यक्ति हूं, मैं बहुत विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं नहीं। मैं ईश्वर को लेके भी उतना आग्रही नहीं हूं। मुझे फिलॉसफी पढ़ते पढ़ते ज़्यादा संदेह मन में रहता है, बहुत ज़्यादा। ईश्वर भी हैं या नहीं हैं तो कैसे हैं, वो सब सवाल मेरे मन में बहुत ज़्यादा चलते हैं। पर मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं अज्ञेयवादी हूँ। अज्ञेयवाद का मतलब होता है कि मुझे पता नहीं ईश्वर हैं या नहीं हैं तो कैसे हैं,
पर मैं संभावना मानता हूं कि वो हैं, और अगर दुनिया चल रही है तो हो सकता है कि उन्हीं की बदौलत चल रही होगी। इस संभावना को मानता हूं। मैं ये भी महसूस करता रहा हूं कि जो संत का एक सुंदर अर्थ होता है, मैं संत कबीर का बहुत सम्मान करता हूं। मैंने कबीरदास को अच्छे से पढ़ने का प्रयास किया है और बहुत प्रेरित होता हूं उनसे, उनकी बातों से सीखता हूं। संत रैदास को मैंने अच्छे से पढ़ने का प्रयास किया, कई बार किया। तो मैं अक्सर सोचता हूं कि संत का मतलब क्या होता है। तो एक बार एक किताब में मुझे बड़ी सुंदर बात मिली। एक उम्र तक मेरा थोड़ा सा लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ काफ़ी झुका हुआ था, तो मुझे धर्म, संत, इन सब से लगभग अरुचि सी थी। नफरत तो नहीं कहूँगा, पर अरुचि जैसा भाव रहता था। मेरे पेरेंट्स भी परेशान थे क्योंकि मैं कुछ अतिवाद के रास्ते पर उस समय चलता था। मुझे लगता था कि संत वो लोग हैं जो दुनिया के संघर्षों को छोड़ के भाग गए हैं। अरे भाई, मैं बुद्ध को पढ़ता था, महावीर, वर्धमान महावीर को पढ़ता था। मुझे लगता था कि क्यों ऐसा करते हो भाई। सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, रोजी रोटी का संकट सबके सामने है, सबके बच्चे हैं, उनकी शादी होगी नहीं होगी, करियर होगा नहीं होगा, इतना इतना स्ट्रगल है। उस स्ट्रगल से हम तटस्थ हो जाएं, ये मुक्ति कैसे हो सकती है। फिर एक बार मेरे हाथ में किताब लग गई, क्योंकि मुझे किताब पढ़ने का शौक है और मेरे सबसे अच्छे दोस्त अगर कोई हैं तो किताबें ही हैं। और एक किताब इसी विषय पर मैंने पढ़ी कि संत होने का मतलब क्या होता है। तो उसमें बड़ी सुंदर एक व्याख्या थी कि संत वो नहीं है जो दुनिया की मुख्य धारा से भाग गया है। संत वो है जो जानता है कि अगर वो मुख्य धारा में उतर गया तो शायद सबको हरा देगा, पर वो उतरने से पहले ही जानता है कि सबसे जीत के भी कुछ हासिल नहीं होगा। और इसी बात को कुछ और लोगों ने दूसरी भाषा में कहा, द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द रैट रेस इज दैट इवन इफ यू विन यू आर स्टिल ए रैट। चूहों की दौड़ की सबसे रोचक बात यह है कि अगर आप जीत भी जाएं तो भी चूहे ही रहते हैं। और जिससे समझ लिया कि चूहा होना ही नहीं है, तो चूहों की दौड़ में दौड़कर किसको जीत के दिखाना है। अगर मैं जीत के दिखा भी दूं, अगर मैं जीत के दिखा दूं, किसको दिखाना है। क्या कोई इतना महत्वपूर्ण है कि उसको दिखाने के लिए मैं अपने 10 साल खराब कर दूं या 20 साल खराब कर दूं। क्यों दिखाऊं। और अंततः तो साक्षी भाव से खुद को ही देखना है। और यदि मैं अपनी चेतना के सही रास्ते पे नहीं हूं तो दुनिया की नज़र में कितने भी सही रास्ते पे हूं, वो सही रास्ता कैसे हो सकता है। मेरा सही रास्ता तो मेरी चेतना, मेरी अंतरात्मा तय करेगी। और यदि मेरी अंतरात्मा इस बिंदु पर सुकून महसूस करती है कि मुझे उस चूहों की दौड़ में शामिल होना ही नहीं है, तो नहीं होना है। और मैं कल से, मुझे डॉक्टर सिंघवी साहब ने कई जिक्र किए बापू के, कि कैसे उनकी कथा में लोग, और गुजरात के लोग कितने दानी हैं वो भी पता लगा। सूरत के बारे में विशेष रूप से पता लगा कि 50 करोड़ 100 करोड़ का दान हुआ, एक अस्पताल बन गया। फिर कथा हुई, फिर 125 करोड़ का दान हो गया, इससे एक और अस्पताल बन गया। इतना कंट्रीब्यूशन तो बड़े बड़े मंत्री, नेता और IAS नहीं कर पाते। तो उससे लाख गुना अच्छा है कि हम संत बन के ही अपना काम करें और समाज के लिए जो कर सकते हैं वही करें। तो मैं बापू बहुत कृतज्ञ हूँ कि मैं तो इस लालच में था कि मैं ज़्यादा सुनूंगा, पर मुझे बताया गया कि मुझे सुनाना ज़्यादा है, सुनना कम। ये वैसे ज्यादती है, बहुत बहुत ज्यादती है आपकी कि मुझे ज़्यादा समय दिया आपने और बापू कम बोल रहे हैं। इसका उल्टा होना चाहिए था, पर ठीक है, आपने अपना कुछ मुझे सोची होगी इसके पीछे। अब मैं सरदार पटेल पर आता हूं, जो मेरा मूल विषय है। सरदार पटेल के बारे में आजकल जब लोग बोलते हैं तो एक अजीब सा भाव बहुत प्रचलित हो गया है कि जब तक हम महात्मा गांधी और नेहरू जी की 4 बुराइयां ना कर दे, लोग वो सोचते हैं कि पटेल की तारीफ हो नहीं पाई ठीक से। तो मैं उस तरह का आदमी नहीं हूं, मैं पहले स्पष्ट कर रहा हूं। आप अगर ये उम्मीद कर रहे हैं कि मैं गांधी जी को 4 लाइनें सुनाऊंगा और नेहरू जी के बारे में 4 गलत बातें बोलूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरा मानना है कि एक बहुत बड़ी लड़ाई एक व्यक्ति नहीं लड़ता है, एक टीम लड़ती है।
और टीम में हर व्यक्ति का अपना चरित्र होता है, अपना व्यक्तित्व होता है, अपनी भूमिका होती है। हम ये नहीं कह सकते कि एक ही व्यक्ति पर्याप्त था, बाकी सब यूं ही थे, ऐसा नहीं। सबकी अपनी अपनी महत्ता थी, अपनी भूमिका थी। एक बहुत बड़े रंगमंच पे हर व्यक्ति का अपना किरदार होता है और उस किरदार को करीने से निभाना, यही उसकी महानता होती है। मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जितने सम्मान के हकदार थे, उतना हमारी पीढ़ियों ने उनको दिया नहीं। ये हमारी पीढ़ियों पर लानत की बात है, ये मैं ज़रूर मानता हूँ और ये हमें सुधारना चाहिए। क्यों सुधारना चाहिए? मैं कुछ ऐसी बुनियादी बातें आपसे कहूँगा। क्योंकि मैं यूपीएससी के लिए पढ़ाता हूँ, तो इतिहास पर लंबा लेक्चर देना तो सामान्य बात है, पर आज जो ऑडियंस से मैंने पूछा पहले कौन लोग रहने वाले हैं, तो बताया कि स्कूल के बच्चे होंगे, कुछ समाज के लोग होंगे। तो मैं ये मान के आया था कि हमें बहुत आसान बातें करनी है, मुश्किल बातें नहीं करनी है। मुझसे कोई पूछे कि सरदार पटेल को आप किस रूप में देखते हैं, बल्कि आज से 4-5 साल पहले मेरी माताजी का देहांत 2018 के अंत में हुआ, नवंबर में। और जब ऐसा हुआ तो स्वाभाविक सी बात है कि मेरे पिताजी, जिनकी उम्र लगभग 80 साल है, वो काफ़ी अकेले हो गए थे, टूट से गए थे। वो भी बहुत एक्टिव हैं, पढ़ते लिखते हैं, किताब हर महीने एक किताब लिखते हैं, एक मैगज़ीन निकालते हैं। मुझसे ज़्यादा युवा हैं, मैं तो उनकी तुलना में बूढ़ा हूँ। तो मैंने उनसे पूछा अगले साल, मैंने कहा पिताजी आपका जन्मदिन आने वाला है, मतलब माताजी की मृत्यु के शायद 3 महीने बाद की बात, 2 महीने बाद की बात है। तो मैंने कहा आपका जन्मदिन आने वाला है, आप क्या चाहते हैं, कैसे मनाएं? मुझे लग रहा था कहीं वो ये ना कहे कि मेरा मन नहीं है मनाने का या कुछ ऐसा। उन्होंने कहा कि मुझे ना जो सरदार पटेल की प्रतिमा बनी है वहाँ ले चलो। तो मेरे मन में इच्छा थी ही, इसी बहाने उनका मन भी बहला, तो हम वहाँ गए। और वहाँ जो बच्चा उस समय एसडीएम था, उससे बड़ा सहयोग किया। आज वो बल्कि आए भी है, शायद मुझसे मिलेंगे मुझे, वो थोड़ी देर में आएंगे। मेरे बड़े अच्छे दोस्त बन गए वहाँ उस दिन सब लोग। उस दिन मैं म्यूजियम देखा। करमसद तो मैं अपने पिताजी और माँ दोनों को लेके गया था, पत्नी भी गई थी, सब लोग गए थे उनका घर देखने के लिए। तो कोई मुझसे पूछता है कि सरदार पटेल को लेकर आपके मन में क्या भाव सबसे पहले आता है? मेरे मन में एक ही भाव आता है कि नेतृत्व का जो गुण किसी व्यक्ति में सबसे बेहतर हो सकता है, सबसे बेहतर हो सकता है, उसकी साक्षात मूर्ति देखनी है तो मैं सरदार पटेल को याद करूंगा। अगर मुझे किसी एक व्यक्ति का नाम बोलना हो तो सरदार पटेल का नाम बोलना चाहूँगा। क्यों बोलना चाहूँगा? उसकी वजहें अलग हैं, शायद वो वजहें थोड़ी सी इतिहास में आपको अलग लगें, पर मैं आपको 2-3 वजहें बता के बात समाप्त करूँगा। और क्योंकि मुरारी बापू हैं, राम कथा वो करते हैं, तो मैं बीच बीच में भगवान राम का जिक्र भी लाऊंगा ताकि थोड़ा सा पर्सपेक्टिव और सही तरीके से हम समझ सकें। भगवान राम के बहुत सारे रूप हैं। वाल्मीकि के रामायण में अलग रूप है, भवभूति के उत्तर रामचरित में अलग रूप है। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास ने जब लिखा रामचरितमानस, उसमें काफ़ी नया रूप वो लेके आए। और जो अवतारी राम थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर हमारे सामने है। और जिन राम को हम जानते हैं वो आमतौर पे गोस्वामी तुलसीदास ने जिस राम के चरित्र का निर्माण किया, उनको हम ज़्यादा जानते हैं। मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी भी हूँ। हिंदी साहित्य में उसके बाद भी चीज़ें होती रही हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में महात्मा गांधी के समय में ही मैथिली शरण गुप्त ने साकेत लिखा, उसमें राम का नया रूप सामने रखा, जिसमें वो प्रश्न कर रहे हैं, राम तुम ईश्वर हो मानव नहीं हो क्या, या राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या? और वो कह रहे हैं कि हे राम, इस देश को मत भूलना, राम तुम्हें यह देश न भूले, धाम धरा धन जाए भले ही, यह अपना उद्देश्य न भूले। और भगवान राम राष्ट्रभक्त नायक के रूप में उभरते हैं साकेत नाम की रचना में 20वीं सदी की शुरुआत में। फिर 1936 में हिंदी के सबसे बड़े कवि निराला राम की शक्ति पूजा एक कविता लिखते हैं। वहाँ फिर राम का एक नया चेहरा सामने आता है, एक बहुत ही उदात्त स्वरूप, सबलाइम स्वरूप, गरिमा से भरा व्यक्तित्व। फिर आज़ादी मिलने के बाद नरेश मेहता ने एक और पुस्तक लिखी, संशय की एक रात। वो राम के एक और रूप को सामने लेके आता है, जिसमें राम को दुविधा है, और एक बड़े व्यक्ति को दुविधा होनी चाहिए। उनको दुविधा ये है कि
सीता की मुक्ति तो मेरी निजी लड़ाई है, मेरी पत्नी का अपहरण हुआ तो लड़ना मेरा धर्म बनता है, लेकिन उस लड़ाई में मैं इस पूरे समाज को, पूरी सेना को झोंक दूं, ये उचित है या अनुचित है? और रात भर वो इस दुविधा में रहते हैं और उसके बाद उनको इस प्रश्न का सही उत्तर मिलता है और उसी बिंदु पर संशय की एक रात पूरी कविता समाप्त होती है। तो मुझे जो पूरी भारतीय परंपरा में एक सबसे महान आदर्श नजर आता है अलग अलग रूपों में, वो भगवान राम का है। और मैं महसूस करता हूं कि जब हम पटेल को समझें और थोड़ा सा दोनों व्यक्तित्वों की तुलना करके समझें तो बात और गहरे से हम महसूस कर सकते हैं कि पटेल का पटेलत्व राम के रामत्व के कितना नजदीक है, इन दोनों में कितनी गहरी समानताएं हैं। एक प्रसंग से बात शुरू करते हैं जिस प्रसंग पर लोग नाराज रहते हैं, पर मैं यह नाराजगी जाहिर करने नहीं आया हूं। मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं ना नेहरू जी के बारे में एक गलत वाक्य बोलूंगा, ना गांधी जी के बारे में बोलूंगा, और पटेल जी को महान होने के लिए इसकी जरूरत नहीं है कि हम किसी को नीचा करके दिखाएं, वो वैसे ही बहुत बड़े हैं, किसी को मैं छोटा क्यों करूं उसके लिए, है ना। भगवान राम का प्रसंग ये है कि वो भी युवा होने के कगार पर हैं और उनके पिता राजा दशरथ कह रहे हैं कि बेटा मेरी इच्छा है कि अब तुम राजा बनो। राम खुद नहीं कह रहे हैं, दशरथ कह रहे हैं। राम तो यहां तक कह रहे हैं कि पिताजी ये उचित बात नहीं है, हम 4 भाई हैं, कहने कहने का उम्र का अंतर है, एक ही दिन तो पैदा हुए थे, आधे 1 घंटे के अंतर को बड़ा भाई छोटा भाई क्या होता है, सब साथ साथ पैदा हुए थे। जन्म में एक संग सब भाई, भोजन शयन केली करिकाई, वो पूरा चौपाई कहते तुलसीदास जी। बिमल बंस यह अनुचित एकू, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकू। इतने महान वंश में ये उचित बात नहीं है कि अभिषेक सिर्फ मेरा हो रहा है। क्यों भाई, बड़प्पन यही तो है कि जब सत्ता चरणों में रखी हो तब कोई कहे कि मुझे क्यों, मैं क्यों राजा बनूं। और पिता समझा रहे हैं कि बेटा तुम संयोग से सबसे बड़े तो हो ही भाई, आधे घंटे का भी अंतर है तो बड़े तो हो ही ना भाई, और तुम्हारा व्यक्तित्व भी ऐसा है कि मेरे पास हर जायज वजह है कि मैं तुमको राजा बनाऊं, तुम बस मना मत करना। तब राम कह रहे हैं ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूं। राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं, और यदि हम राम को मनुष्य थोड़ा सा बना के देखें, केवल भगवान ना समझें, तो हम सोच सकते हैं कि उनको भी कुछ कुछ तो उत्सुकता हो ही रही होगी, अच्छा लग ही रहा होगा कि अब मैं राजकाज संभालूंगा। शायद सीता और राम के बीच में बातें भी होती होंगी, सीता कहती होंगी आप राजा बनेंगे, मुझे भूल तो नहीं जाएंगे। राम कहते होंगे कैसी बात करती हो, ऐसी बातें होती होंगी। चुहलबाजी तो पति पत्नी में होती है, होती होगी, उनमें भी खुशी का माहौल होगा। और अचानक एक प्रसंग घटता है। मंथरा कैकेयी को समझाती है कि क्या तुम जानती हो क्या होने वाला है। कैकेयी बहुत खुश है। कैकेयी कह रही है कि हाँ मेरा बेटा राजा बन रहा है, राम राजा बन रहा है, क्योंकि उस समय तक कैकेयी को इस बात का इल्म तक नहीं है कि मेरा बेटा भरत और राम में क्या अंतर है, एक ही बात तो है। और तब मंथरा अपनी बुद्धि से कह रही है कौन रिप हो हम ही कहानी, चेरी छाड़ी नहीं हो रानी। कोई भी राजा बने मुझे क्या नुकसान है, मैं तो नौकरानी हूं, रानी थोड़ा ना बन जाऊंगी। पर तुम्हें फर्क पड़ेगा, तुम्हारा बेटा राजा नहीं बन रहा है, कौशल्या का बेटा बन रहा है। और फिर जैसा होता है जिसको हम कहते हैं भड़काना, वो सब चीजें हुई। कैकेयी की बुद्धि फिर गई, ऐसा कह सकते हैं। उनको 2 वरदान याद आए अपने, उन्होंने अपने पति से वरदान मांग लिए। दशरथ धर्म संकट में है, एक तरफ बेटे का मोह, जिस बेटे के लिए वो जान दे सकते हैं, इतना प्रेम करते हैं उस बेटे से, उसको राजा बनाने वाले हैं। और दूसरी तरफ है रघुकुल के ही, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। वचन भी नहीं जाना चाहिए, खुद ही वचन दिया था कि तुमने मेरी रक्षा की है तो मैं तुम्हें 2 वचन देता हूं। अब रघुकुल का राजा अपना वचन तोड़ दे तो ये उसके कैरेक्टर के खिलाफ है, चरित्र के खिलाफ है। बेटे को कहा है कि तुम राजा बनोगे, उससे कैसे पीछे हटे। और दशरथ इतने दुख में हैं, अंत में अपने बेटे से कहते हैं कि ऐसा हुआ। मैं सोचता हूं, कल्पना करता हूं, अगर राम कह देते, क्योंकि राम अकेले बेटे तो है नहीं इस दुनिया में,
इसी दुनिया में शाहजहां का बेटा औरंगजेब भी था, इसी दुनिया में बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु भी था, और इन दोनों बेटों ने अपने बाप को मरवा दिया था। बेटे तो ऐसे भी होते हैं। दिल्ली में 10 दिन पहले की घटना हम सब ने देखी है कि जब कोई बच्चा अपने माँ बाप बहन की हत्या कर देता है। ऐसे बच्चे आज ही थोड़ा ना हो रहे हैं, हर दौर में हुए हैं। और मैं इमेजिन करता हूं कि अगर राम कहते कि पिताजी पूरे सम्मान के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं आपकी ये बात नहीं मानूंगा, प्रजा तय करेगी, तो अयोध्या की प्रजा क्या तय करती उस समय? क्या अयोध्या की प्रजा राम को जाने देती? नहीं जाने देती। कुछ ऐसा होता जो सारी की सारी पौराणिक परंपरा को बदल चुका होता। पर राम को पता था कि मेरा असली उद्देश्य क्या है, सत्ता या अपने पिता का सम्मान, अपनी वंश परंपरा का सम्मान। और अपने पिता, अपनी वंश परंपरा के सम्मान के सामने सत्ता क्या चीज है? दो कौड़ी की चीज है। और पिता शर्मिंदा हैं और वो कह रहे हैं कि पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं वन में जाऊंगा 14 साल के लिए, आप इतना भी तनाव मत लीजिए। फिर उनकी पत्नी ने कहा कि मैं भी जाऊंगी, लक्ष्मण ने कहा मैं भी जाऊंगा। कितना बड़प्पन है। अब यहां से दृश्य को काट दीजिए और आ जाइए 1946 में। 1940 के बाद कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है, क्योंकि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। फिर विश्व युद्ध चल रहा था 1919 से 39 से 45 तक। विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस का इलेक्शन कैसे हो? 1946 का समय आ गया है, अप्रैल का महीना है। विश्व युद्ध के बाद परिस्थितियां स्पष्ट हैं कि अंग्रेज भारत छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। 1946 का चुनाव हो चुका है। चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से जीत चुकी है। सबको पता है कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष होगा, प्रधानमंत्री बनने का न्योता उसी को मिलेगा अंतरिम सरकार में। अभी भारत आजाद नहीं हुआ है, आजादी 1947 में मिलनी है। मैं 46 की बात कर रहा हूं, 1 साल पहले की बात कर रहा हूं। सबको पता है कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष है उसी को भारत का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा, ये सब जानते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद 6 साल से कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। स्वाभाविक सी बात है, उनके मन में होगा कि इलेक्शन ना ही हो, मैं ही चलता चलूं। उन्होंने ईमानदारी से अपनी आत्मकथा में लिखा भी है। उनकी मृत्यु के बाद 1959 में शायद आत्मकथा छपी उनकी, उसमें उन्होंने लिखा कि हाँ मेरे मन में ऐसा भाव था। ईमानदारी से सच बोलना ठीक है डॉक्टर साहब, कि लालच था तो ठीक रहता, उसमें मतलब बोझ खत्म हो जाता है। तो अबुल कलाम आजाद ने ईमानदारी से लिखा इस बात को। तो इलेक्शन कांग्रेस का होगा, ये घोषणा हो गई। अप्रैल महीने के अंत तक फॉर्म भरने हैं, ये भी स्पष्ट हो गया। फॉर्म भरने का तरीका ये नहीं था कि आप उठे जाके फॉर्म भर दिया कि मैं बनूंगा अध्यक्ष। उस समय का नियम था कि कांग्रेस की 15 जो प्रांत स्तरीय समितियां हैं, जिसको पीसीसी बोलते थे, प्रदेश कांग्रेस समिति, प्रदेश कार्य समिति, कांग्रेस समिति, वो नॉमिनेशन भेजेंगे कि हमारी ओर से इसको अध्यक्ष पद का उम्मीदवार माना जाना चाहिए। ये नियम था। तो चल रहा था। 15 प्रदेश समितियों में से 12 ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम भेजा कि इनको अध्यक्ष बनाया जाए। बाकी 3 ने किसी का नाम नहीं भेजा, एब्सटेन किया कि हम किसी का नाम नहीं भेजेंगे। यानी कुल मिला के एक ही नाम आया, कोई दूसरा नाम ही नहीं आया। अब मामला फंस गया। 29 अप्रैल की डेट सामने आ रही थी, दूसरा कोई नाम ही नहीं आ रहा था। फिर कहते हैं कि कुछ लोगों ने कोशिश की कि नेहरू जी का नाम भी उसमें आना चाहिए। कृपलानी जी इसमें मुख्य भूमिका में थे। उन्होंने दिल्ली की जो कांग्रेस कार्य समिति है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, CWC, उसके कुछ मेंबर्स के माध्यम से उनका नॉमिनेशन करवाया, जो कि जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं इतिहास का बहुत गंभीर शोधार्थी नहीं हूँ, पर जितना मैंने पढ़ा है उस समय के नियमों के तहत शायद वो संभव नहीं था, तो नियम थोड़े लचीले किए गए उसके लिए। उनका नॉमिनेशन हुआ। अब इलेक्शन होने वाला है। पूरी कांग्रेस की सारी समितियां पटेल के नाम पर एकमत हैं और यह तय है कि जो अध्यक्ष बना वो कुछ महीने बाद भारत का प्रधानमंत्री होने वाला है। और तब पटेल महात्मा गांधी के पास पहुंचे
उन्होंने कहा कि बापू ऐसे ऐसे स्थिति है, आप क्या कहते हैं। क्या क्या सोचा होगा मुझे नहीं पता, पर मुझे महात्मा गांधी की नीयत पर शक नहीं होता है। महात्मा गांधी ने कहा कि तुम इलेक्शन मत लड़ो। मैं फिर सोचता हूं कि अगर बापू राम ना होते, मतलब पटेल राम ना होते और कहते कि बापू इलेक्शन तो मैं लड़ूंगा और देख लेते हैं क्या होता है, ऐसा भी क्या है। मेरा मानना है कि उस समय कांग्रेस में कोई माई का लाल उनको हरा नहीं सकता था। कोई माई का लाल उनको हरा दे इलेक्शन में, यह संभव नहीं था। और ये 1946 के बाद नहीं है, 1950 में उनकी मृत्यु हुई आज ही के दिन। उसके 2 महीने पहले कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उसमें भी वही अध्यक्ष बना जिसको पटेल चाहते थे, पुरुषोत्तम दास टंडन, न कि कृपलानी साहब। वो इलेक्शन बहुत रोचक था। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, पटेल उप प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर थे। और 1950 में कांग्रेस का चुनाव दुनिया भर के मीडिया में चल रहा था कि ये प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री के बीच का झगड़ा है। ये इस वर्चस्व का झगड़ा है कि कांग्रेस पार्टी में किसकी चलती है, किसको लोग ज्यादा सम्मान देते हैं, किसको लोग ज्यादा मानते हैं। और जीते कौन? पुरुषोत्तम दास टंडन, जिनको पटेल जी का समर्थन हासिल था। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरा उद्देश्य नेहरू जी को नीचा दिखाने का बिल्कुल नहीं है। मेरा उद्देश्य ये बताना है कि कांग्रेस संगठन पर उनकी पकड़ कैसी थी, और वो अपनी मृत्यु के 1 दिन पहले तक की बात कर रहा हूं मैं। यदि वो उस समय कह देते कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा, मेरे शब्दों पर गौर मत कीजिएगा, शब्द कड़वे लग सकते हैं, लेकिन उस समय इस देश के किसी नेता में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनको रोक पाता। पर बापू ने कहा कि मत लड़ो। उन्होंने 1 सेकंड भी नहीं लगाया और पीछे हट गए। पूछा भी नहीं कि क्यों कह रहे हैं, जैसे राम ने दशरथ से पूछा भी नहीं था कि आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं। आपने वचन दिया था मेरी माँ को, ठीक है, उन्होंने वचन मांग लिया, ठीक है। आपने कहा वनवास पे चले जाओ, ठीक है, पूछना क्या है इसमें, आपने कह दिया, हो गया। बापू आपने कहा है कि मैं पीछे हट जाऊं, कोई वजह रही होगी। हो सकता है ये वजह रही हो कि मैं 72 साल का हूं, आप 76 साल 77 साल के हैं, और नेहरू जी अभी 56 साल के हैं। हो सकता है आपके मन में ये हो कि कम से कम जो प्रधानमंत्री बने 10-15 साल कंटिन्यू कर सके। हो सकता है आपके मन में ये हो कि दुनिया भर के देशों में उनकी पहचान ज्यादा है। हो सकता है आपके मन में ये हो कि उनकी छवि लिबरल है, तो अल्पसंख्यक इनको देश में लेके चलना, भरोसा पैदा करना ठीक होगा। जो भी वजह रही हो, मुझे स्वीकार ना करने की जो भी वजह रही हो, पर मैं तो टीम प्लेयर हूं, और टीम के कैप्टन ने अगर कह दिया है कि बैटिंग पे नहीं जाना है तो नहीं जाना है, सिंपल सी बात है। एक कवि थे मैथिली शरण गुप्त, आपने नाम सुना होगा, राष्ट्र कवि का दर्जा उनको दिया जाता है। उनकी बहुत किताबें हैं, शानदार किताबें हैं। सबसे बढ़िया जो किताब है उसका नाम भारत भारती है, और उसमें वो जो अतीत खंड है बताते हैं कि हमारा अतीत किन मामलों में अच्छा रहा, महान रहा। तो उसमें एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, संसार को पहले हमी ने ज्ञान शिक्षा दान की, संसार को पहले हमी ने ज्ञान शिक्षा दान की, आचार की, व्यवहार की, व्यापार की, विज्ञान की। तो मैं जब भी ये पंक्ति पढ़ता हूं मेरा मन करता है कि इसमें किस तरह से दर्शन भी ठूंसूं किसी तरह से, क्योंकि बाकी सब तो उन्होंने बोला, दर्शन का जिक्र नहीं किया, जबकि दर्शन भी हमारा दुनिया का सबसे पुराना दर्शन है। वो बात तो आनी चाहिए। तीसरा कारण बहुत पर्सनल है। पर्सनल ये है कि मेरी वजह से मेरे परिवार में कुछ व्यक्तियों को फिलॉसफी पढ़ने का शौक इस बीच में हो गया, जिनमें एक मेरे बड़े भैया अमेरिका में रहते हैं पिछले 15-20 साल से, वो भी शामिल है। तो उनको मैंने पिछले साल एक किताब सजेस्ट की थी, सोफीज वर्ल्ड, जो उन्होंने पढ़ी और बड़ा खुश होकर पढ़ी। और कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि यार विकास, बाकी सब ठीक है, इससे पूरा वेस्टर्न फिलॉसफी समझ में आ गई, पर इंडियन फिलॉसफी के लिए कोई ऐसा रेफरेंस नहीं मिल पा रहा जो हम पढ़ें, जहां से पढ़ें चीजें आसान रूप में मिले। तो मैंने उनसे कहा, वैसे तो घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, लेकिन आप थोड़ा भरोसा कर सके तो मैं खुद ही उस पर शुरू करता हूं। तो एक कारण ये भी है कि इंडियन सही शुरू करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि पश्चिमी दर्शन पे बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं, भारतीय पर नहीं मिलते। तो
भारतीय दर्शन पे कुछ दिन चर्चा करके उसको समझते हैं, फिर हम पश्चिम की ओर बढ़ेंगे। देखिए, भारतीय दर्शन को समझने का मतलब क्या है, आज हम दो बातों पर गौर करेंगे। आज एक इंट्रोडक्शन रखेंगे भारतीय दर्शन का, तो उसमें दो बातों पर गौर कर सकते हैं। एक गौर तो ये कर सकते हैं कि पूरी इंडियन फिलॉसफी कैसे कैसे डेवलप हुई, एक उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, इसका ऐतिहासिक अनुक्रम क्या है, या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है। हमारी टीम ने कुछ कमेंट्स भेजे, कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदी सुनते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते, तो आप बोर्ड पे थोड़ा सा अंग्रेजी में ज्यादा लिखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। तो भाई ये जो लिखा है इसको देवनागरी में भारतीय दर्शन कहते हैं, इंडियन फिलॉसफी समझ लीजिए, ठीक है। एक तो देखेंगे उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, वेद से शुरू होकर क्यों ना हम ओशो रजनीश तक ही समझ लें, कैसे कैसे डेवलपमेंट्स हुई, कब क्या हुआ, किसने क्या किया, ताकि एक फ्रेम बन जाए, एक क्लासिफिकेशन आपके दिमाग में ठीक से सेट हो जाए कि भारतीय दर्शन का मतलब क्या होता है, कहां से कहां तक होता है। फिर देखेंगे कि इंडियन फिलॉसफी में क्या कुछ ऐसे कॉमन फीचर्स हैं जो आमतौर पर सभी दार्शनिकों में नजर आ जाते हैं, या सब में ना भी हैं तो 80% 90% में नजर आ जाते हैं, जिससे आपको टेंडेंसी समझ में आ जाए कि भारतीय दर्शन का सामान्य जो मिजाज है वो क्या है, सामान्यतः वो किस तरह से चीजों को देखने का आदी रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किस दर्शन को मानते हैं, शायद आप बता नहीं पाएंगे, क्योंकि आप किसी को एग्जैक्टली मानते नहीं। पर आश्चर्य की बात है कि जितनी आपकी दार्शनिक मान्यताएं हैं वो सारी की सारी भारतीय दर्शन में हैं। जैसे आपको अपना दर्शन नहीं पता, पर आपको यह पता है कि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है। आप में से अधिकांश की राय में ऐसा होता होगा। तो पुनर्जन्म भी तो दर्शन है ना, दार्शनिक धारणा है। आप में से लगभग सब ये मानते होंगे कि हमारे शरीर के भीतर एक आत्मा नाम का द्रव्य है, वस्तु है, या कुछ है, आत्मा है। अभी आत्मा भी तो दर्शन की धारणा हुई ना, कहां से आ रही है। कभी आपने सुना होगा कि ईश्वर की मर्जी के बिना संसार में पत्ता भी नहीं हिलता है, ये भी एक दर्शन का नाम है, इसको पैंथीज्म, सर्वेश्वरवाद कहते हैं। ये भी एक दर्शन ही तो है। कभी आपसे गलती से किसी को चोट लगती होगी, आपको लगता होगा कि मेरा इसका फल मुझे मिलेगा, ये कर्म सिद्धांत है, ये भी दर्शन का हिस्सा है। आप जानते नहीं है कि आपका दर्शन क्या है, पर आप दिन भर में कम से कम 50 बार दार्शनिक बातें करते जरूर हैं। आप सब दार्शनिक हैं, बस पता नहीं कि आप दार्शनिक हैं। ऐसा होता है, नॉर्मल बात है, सामान्य बात है। इसलिए हम सब दार्शनिक हैं, अनिवार्य है। हम चाहकर भी अदार्शनिक नहीं हो सकते। बस ये होता है कि हमें पता नहीं होता कि हमारी कौन कौन सी मान्यताएं हैं और वो कहां कहां से आ रही हैं, उनके रूट्स क्या हैं। वही आप समझने का प्रयास करेंगे। तो यदि शुरुआत करें कि इंडियन फिलॉसफी का एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, या हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलॉसफी क्या है, कहां कहां से फिलॉसफी की शुरुआत हमारे देश में हुई। अगर मैं इसको कुछ युगों में बांटना शुरू करूं तो आप कह सकते हैं कि सबसे पहले जो फिलॉसफी का युग है उसको आप वैदिक एज या वैदिक युग भारतीय दर्शन का कह सकते हैं। मैं बहुत बोरिंग वाली हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा, अब तनाव वाली, हम हिस्ट्री का उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें समझना जरूरी है, बहुत बहुत विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। वैदिक एज का मतलब मोटा मोटा क्या है कि एक तो जो वेद हैं, वेद को कुछ लोग VEDA लिख देते हैं, कुछ बहुवचन करने के लिए S भी लगा देते हैं, वेदास कह देते हैं, तो वेद कह लीजिए। और एक शब्द आपने शायद सुना होगा, उपनिषद। मेरी मजबूरी है कि मैं रोमन में लिख रहा हूं, देवनागरी में नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदी समझते हैं, बस पढ़ नहीं पाते देवनागरी, तो उनको भी बात समझ में आ सके, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। वेद आपको पता है कि बहुत पुरानी रचनाएं हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि 10,000 साल पहले की हैं, कुछ बोलते हैं 5-6 हजार ईसा पूर्व की रचनाएं हैं। जो NCERTs वगैरह में लिखा हुआ है अब तक, हो सकता है कल को धारणाएं बदलें इतिहास लेखन में, लेकिन अब तक जो धारणाएं जनरली मानी जाती हैं, हम ये मान के चलते हैं कि ईसा पूर्व 1500 ईस्वी के आसपास, उसके 200-300 साल पहले, 200-300 साल बाद के दौर में आमतौर पर वेदों का जो कलेक्शन हुआ, वेदों की रचना हुई और बाद में कलेक्शन भी हुआ। वेदों को किसने लिखा पता नहीं, ये किसी एक व्यक्ति की रचना हो नहीं सकती है, ये बहुत विराट सोर्सेज हैं। हजारों लोगों ने वनों में रहते हुए, तपस्याएं करते हुए इन मंत्रों की रचनाएं की होंगी। न्याय दर्शन कहता है कि वेदों की रचना ईश्वर ने की है, क्योंकि ये मानवीय
नहीं हो सकता। मीमांसा दर्शन कहता है कि वेदों की रचना ईश्वर ने भी नहीं की है, वेद अकर्तृक हैं। अकर्तृक का मतलब किसी ने रचना नहीं की है, वेद नैसर्गिक हैं, नित्य हैं, प्राकृतिक हैं। हाँ, ये हो सकता है कि वेदों के ज्ञान को कुछ लोगों ने कंपाइल कर दिया हो, लेकिन वेदों की रचना ईश्वर भी नहीं, क्योंकि मीमांसा दर्शन ईश्वर को मानता नहीं है। क्योंकि वो ईश्वर को मानता नहीं है तो ईश्वर ने रचना की कैसा मान सकता है। तो न्याय दर्शन ईश्वर को मानता है तो वो कहता है ईश्वर ने की है। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सदियों तक चीजों को लिखा, इकट्ठा किया गया। वेदों को इकट्ठा जिस व्यक्ति ने किया उसको आमतौर पर हम कहते हैं कि वो वेद व्यास थे। कुछ हिंदी में लिख देता हूं वरना मैं हिंदी लिखना भूल जाऊंगा। तो जो वेद व्यास नाम के ऋषि हुए, वेद व्यास बहुत ही विराट योगदान वाले व्यक्ति माने जाते हैं। हालांकि स्वामी विवेकानंद ने कहा कि वेद व्यास को एक व्यक्ति नहीं रहे होंगे, एक समूह या एक परंपरा रही होगी, क्योंकि एक व्यक्ति इतना कैसे कर सकता है। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सारे वेदों को कंपाइल किया। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने महाभारत की भी रचना की, और महाभारत का मतलब है गीता की भी रचना की। और ये वो व्यक्ति हैं जिनके बारे में लोग मानते हैं कि यही ऋषि बादरायण भी थे जिन्होंने ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना की, जो वेदांत दर्शन का सबसे मूल एक ग्रंथ है। हालांकि चौथी बात पे डिबेट है। कुछ लोग मानते हैं कि दोनों व्यक्ति एक ही व्यक्ति थे। वेद 4 हैं, आपको अच्छे से पता ही है, जिनमें से एक का नाम ऋग्वेद है, एक का नाम सामवेद है, एक का नाम यजुर्वेद है, एक का नाम अथर्ववेद है। वेदों में दर्शन बहुत ज्यादा नहीं है। वेदों का ज्यादा जो मंतव्य है वो मंत्रों से है, जिनसे हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। दार्शनिक प्रवृत्तियां वेदों के शुरुआती हिस्से में नजर नहीं आती हैं। इसलिए वेदों में शुरू में कुछ कंफ्यूजन भी है, जैसे ईश्वर को लेकर। ईश्वर एक है या बहुत सारे हैं? तो वेदों में सामान्यतः कई ईश्वर माने गए हैं। सूर्य को भी, वरुण को भी, इंद्र को भी, बहुत सारे ईश्वर हैं। और ये कंफ्यूजन भी दिखता है कि मैं पूजा करूं तो किसकी करूं। एक वाक्य वेदों में बार बार आता है, कस्मै देवाय हविषा विधेम। फिर इस कंफ्यूजन का समाधान क्या निकाला गया कि अरे भाई, सब रास्ते एक ही रास्ते हैं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, इसमें ऋग्वेद में कहा गया है। एक ही सत्य है, अलग अलग तरीके से कहा जाता है। अग्नि यमम मातरेश्वान माहु, अग्नि कहो, यम कहो, मातरेश्वान कहो या माहु कहो, सत्य एक ही है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। लेकिन वेदों में आपको हल्का हल्का कंफ्यूजन दिखेगा, क्योंकि उस समय शुरुआती चिंतन हो रहा है और ये निश्चित नहीं हो पा रहा कि हम ब्रह्मांड की व्याख्या कैसे करें। हर वेद के 4 हिस्से माने जाते हैं, जिसमें पहले हिस्से का नाम होता है संहिता। और संहिता का बेसिक मतलब है मंत्र, जिन मंत्रों से हम पूजा पाठ करते हैं। तो जब भी आप वैदिक मंत्र सुनेंगे तो इसका मतलब है कि वो वेद का कौन सा हिस्सा है? संहिता। संहिता के बाद दूसरा हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण का बाद में तो वर्ण व्यवस्था में एक वर्ण का नाम हो गया, लेकिन ब्राह्मण का बेसिक मतलब वेदों में है कि जब पूजा पाठ होगा उसके विधि विधान क्या होंगे। उन विधि विधानों का वर्णन ब्राह्मण कहलाता है। ऐसा मानते हैं कि ये विधि विधान करने वाले व्यक्ति बाद में इसी वजह से ब्राह्मण ही कहलाने लगे होंगे। तीसरा जो शब्द है या तीसरा जो हिस्सा है उसको बोलते हैं आरण्यक। अरण्य होता है जंगल। आरण्यक का मतलब है कि जो लोग वनों में निवास करते हैं, तपस्वी वगैरह हैं, उनके लिए आचार व्यवहार के क्या नियम हैं वो आरण्यक में होते थे। और सबसे मजेदार बात, वेदों का ही जो चौथा हिस्सा होता है उसका नाम होता है उपनिषद। इसलिए उपनिषद कोई अलग चीज नहीं है, उपनिषद वेदों का ही हिस्सा है। बहुत सारे उपनिषद माने जाते हैं। आपने सुना होगा कि उपनिषद 108 माने जाते हैं, जिनमें से लगभग 10 से 12 बड़े महत्वपूर्ण हैं। जैसे बृहदारण्यक बहुत महत्वपूर्ण है, छांदोग्य बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे 2 पुराने उपनिषद जो हैं बृहदारण्यक और छांदोग्य माने जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो बृहदारण्यक उपनिषद का संबंध किससे है, तो हमारा जो वेद है उसमें यजुर्वेद जो है बृहदारण्यक इससे जुड़ा हुआ है, इसके अंतर्गत है। सामवेद के अंतर्गत छांदोग्य उपनिषद आपको अंतिम हिस्सा मिलेगा। और क्योंकि उपनिषद वेदों का ही अंतिम हिस्सा है, इसलिए उपनिषदों का एक नाम वेदांत भी होता है। और वेदांत का मतलब है वेदों का अंतिम हिस्सा। उपनिषद जो है ना वो है फिलॉसफी। शायद इस पूरी दुनिया में उस समय तक वैसे फिलॉसफी को सोच भी नहीं पाया होगा
जितनी गहरी फिलॉसफी उपनिषदों में दिखती है, वेदांत में दिखती है। इसलिए अगर आपको समझना हो कि भारतीय दर्शन के शुरुआती स्तर पर दर्शन का सबसे गहरा बिंदु कहां दिखता है, वो क्या है? उपनिषद है। 10-12 उपनिषद बहुत महत्वपूर्ण है, और उपनिषदों में लगभग वो सारी धारणाएं जो आप आज मानते हैं आ चुकी थी। आत्मा होती है या नहीं, वेदों में कहीं कहीं हल्का सा कंफ्यूजन दिख सकता है, लेकिन उपनिषदों तक आते आते आत्मा निश्चित हो गई है कि आत्मा नाम की एक संरचना है। फिर एक मोक्ष की धारणा आपने सुनी होगी, जिसको लिबरेशन कह देते हैं, मुक्ति कह देते हैं। मोक्ष की धारणा भी उपनिषदों में स्पष्ट हो गई है। कहीं कहीं स्वर्ग का जिक्र आता है, लेकिन भारतीय परंपरा में मोक्ष सबसे ऊंचा आदर्श माना गया, वो उपनिषदों में स्पष्ट हो चुका है। फिर आपने एक पुनर्जन्म यानी कि रीबर्थ नाम की चीज सुनी होगी, और भारत के लगभग सब लोग मानते हैं कि हम मरने के बाद पुनः पैदा होते हैं, और हम जो पैदा हुए हैं उसके पीछे भी हमारा जन्म रहा है। ये जो धारणा है, ये धारणा उपनिषदों में स्थिर हो चुकी है पूरी तरह से। इससे ये सारी की सारी धारणाएं, आत्मा हो, मोक्ष हो या रीबर्थ हो। और आपने एक शब्द सुना होगा, ब्रह्म। वेदों में बहुत सारे ईश्वर हैं, लेकिन इस बात का जवाब देना मुश्किल है कि ये अंततः एक पूरा हिरार्की ऑर्डर कैसा है, कौन है परम सत्ता जिसके तहत सारी छोटी सत्ताएं आती हैं। उपनिषद तक आते आते मान लिया गया कि एक परम तत्व है, वो ब्रह्म है। और जब आप लॉजिकली आगे बढ़ेंगे तो आपको मानना पड़ेगा कि ब्रह्म भी सगुण नहीं, निर्गुण है। निर्गुण का मतलब होता है जो निराकार है, जिसकी विशेषताएं बताना संभव नहीं होता है। नेति नेति आपने एक शब्द सुना होगा, न इति न इति। परम तत्व ऐसा भी नहीं है, परम तत्व ऐसा भी नहीं है। ये क्यों होता है आगे चल के समझेंगे। आज तो केवल एक इंट्रोडक्शन है, जब विस्तार में किसी विषय पर आएंगे तब समझेंगे कि ऐसा क्यों बोलना पड़ता है। क्यों उपनिषदों ने ब्रह्म की व्याख्या करते हुए बार बार नेति नेति कहा कि ब्रह्म ऐसा भी नहीं है, ब्रह्म वैसा भी नहीं है। और क्यों शंकराचार्य ने, आदिगुरु शंकराचार्य ने इस बिंदु को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया आगे चलकर, कई 100 साल बाद क्यों ऐसा किया। इसलिए मोटी सी बात है कि उपनिषद में लगभग वो सारी दार्शनिक मान्यताएं हैं जो हम आज तक फॉलो करते हैं। विशेष रूप से जो हिंदू धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं वो आमतौर पर इसको आज तक फॉलो करते हैं। ये इंडियन फिलॉसफी का पहला फेज है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद कहते हैं कि जब वैदिक कर्मकांड काफी ज्यादा बढ़ा तो बहुत सारे लोगों की रुचि इन चीजों से हटने लगी, और विशेष रूप से पशु बलि पर आधारित जो यज्ञ थे उनको लेकर एक सामाजिक विरोध शुरू होना हुआ। उसका कारण मानते हैं कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था जब आने लगी तो उसके साथ कुछ नए डेवलपमेंट्स हुए। जब हम सेकेंड राउंड में आएंगे तब समझेंगे इसको। जो सेकंड फेज है वहां पर सेकंड और थर्ड फेज, 2 फेज एक साथ समझते हैं। और भारतीय दर्शन की 2 धाराएं बटी, जिनमें से एक को बोलते हैं नास्तिक दर्शन और एक को बोलते हैं आस्तिक दर्शन। नास्तिक और आस्तिक तो आपने शब्द सुने ही होंगे। नास्तिक को बोलते हैं हेटेरोडॉक्स और आस्तिक को बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। ये शब्द प्रचलित हैं पश्चिम की दुनिया में, हेटेरोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स, और भारतीय परंपरा में नास्तिक और आस्तिक। अब देखिए, कुल मिला के जो भारतीय दर्शन माने जाते हैं दर्शन की पुस्तकों में, उनकी संख्या मानी जाती है 9। और ये 9 कौन है? वेद उपनिषद के बाद के दर्शन है। वेद उपनिषद को छोड़ दीजिए, उसके बाद जो दर्शन कुल माने जाते हैं वो 9 माने जाते हैं। उन 9 में से 3 नास्तिक हैं, 6 आस्तिक हैं। लेकिन नास्तिक आस्तिक समझने से पहले समझ लें कि इसका मतलब क्या होता है। आप लोगों ने आमतौर पे फिल्मों में जो सुना होगा नास्तिक आस्तिक का अंतर, वो सुना होगा कि ईश्वर को कोई मानता है या नहीं मानता है। यदि कोई गॉड को मानता है तो वो थीस्ट है, कोई गॉड को नहीं मानता है तो वो अथीस्ट है। और अथीस्ट होना और नास्तिक होना एक ही बात है। अथीज्म ही नास्तिक होना है। इंटरेस्टिंग बात है कि भारतीय दर्शन में इसका मतलब ये नहीं होता है, इससे कोई मतलब नहीं। एक दूसरा मतलब कुछ लोग निकालते हैं कि जो लोग परलोक में, परलोक का मतलब ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड, ट्रांसेंडेंटल का मतलब है जो इस दुनिया से, डेंटल से कोई मतलब नहीं इसका, है ना। ट्रांसेंडेंटल का मतलब इस दुनिया से परे की दुनिया। जो मानता है कि इस दुनिया के परे कुछ नहीं है वो नास्तिक है। जो मानता है कि ना, इस दुनिया के परे कुछ है और बहुत महत्वपूर्ण है, वो कुछ ट्रांसेंडेंटल बिलीफ रखता है, और उसके बारे में ये कहते हैं कि वो आस्तिक व्यक्ति है। भारतीय दर्शन के क्लासिफिकेशन में आस्तिक का मतलब ये भी नहीं होता है।
तो तीसरा क्या हो सकता है? एक तीसरा है, और तीसरा है वेद। जो वेद लिखे गए, और वेद का मतलब यहां उपनिषद से भी हो जाता है, क्योंकि उपनिषद वेदों का हिस्सा ही है, अलग से नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि वेद में जो लिखा है वो अंतिम सत्य है, अकाट्य सत्य है, परम सत्य है। हम तो उसको प्रमाण के रूप में मानेंगे, एक प्रूफ के रूप में, टेस्टिमनी के रूप में मानेंगे। इसको भारत में शब्द प्रमाण कहते हैं, कि अगर किसी प्रामाणिक व्यक्ति का कथन है, प्रामाणिक ग्रंथ का कथन है, ऑथेंटिक सोर्स से आने वाली बात है, तो वो अपने आप में प्रूफ है, एविडेंस है। तो जो लोग मानते हैं कि वेदों में लिखी बातें एविडेंस हैं, प्रूफ हैं, अपने आप में सच हैं, उन पर कोई डाउट नहीं करना चाहिए, वो वेदों में आस्था रखते हैं, उनको कहते हैं आस्तिक। और जो कहते हैं कि ना भाई, वेदों में लिखी बात ठीक है, ठीक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, हम इसी बात से नहीं मान लेंगे कि वेद में लिखा तो सच है, तो हमारी वेदों में वैसी आस्था नहीं है, उनको बोल देते हैं नास्तिक। इससे ध्यान रखने की भारतीय परंपरा में जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, नास्तिक का मतलब होता है जो वेदों को प्रूफ नहीं मानते, एविडेंस नहीं मानते, प्रमाण नहीं मानते। और ऐसे दार्शनिकों की संख्या 3 है। आपने शायद एक का नाम सुना होगा, चारवाक। जानते हैं इसको? आपके आसपास होंगे 2-4, इनका मिलना ज्यादा आसान काम है। एक दर्शन है जैन दर्शन, जैनिज्म, और एक दर्शन है बौद्ध दर्शन, यानी कि बुद्धिज्म। चारवाक, जैन और बौद्ध, ये तीनों वो दर्शन हैं जो वेदों को प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करते, क्योंकि ये वैदिक जो स्ट्रक्चर था उसके खिलाफ ही आंदोलन के रूप में उठे थे। और जो वास्तविक दर्शन है उनकी संख्या 6 है, लेकिन वो 2-2 के ग्रुप में काम करते हैं। एक ग्रुप है जिसमें सांख्य और योग, आपने नाम सुना होगा, सांख्य दर्शन और योग दर्शन। जो इंडियन फिलॉसफी के डेवलपमेंट का सेकंड एज है, वो दरअसल ये वाली एज है जिसको हम नास्तिक दर्शन कह रहे हैं। ये वाली एज है सेकंड। इस समय चारवाक उठे। आपने ऋषि बृहस्पति का नाम सुना होगा। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि चारवाक दर्शन की रचना करने वाले कौन थे? गुरु बृहस्पति थे। उनकी रचना से चारवाक दर्शन पैदा हुआ। उन्होंने क्यों रचना की, इसकी एक कहानी है, जब चारवाक को पढ़ेंगे तब समझेंगे। जैन दर्शन आपको पता ही है, महावीर जो हैं, जिनको भगवान महावीर जैन लोग कहते हैं, उनकी भूमिका सबसे प्रमुख है। हालांकि वो अकेले नहीं है, वो 24वें तीर्थंकर हैं। तीर्थंकरों की परंपरा के अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। बौद्ध दर्शन किससे आए? गौतम बुद्ध से आया। आपने ये भी सुना होगा कि जैन दर्शन आगे चल के 2 हिस्सों में बट गया, श्वेतांबर, दिगंबर हो गया। बौद्ध परंपरा भी आगे चलकर 2 बड़ी परंपराओं में बटी, हीनयान, महायान। और अगर आप 1956 को ध्यान रखें तो एक और परंपरा बनी, नवयान। इसलिए बौद्ध परंपरा के 3 जो रास्ते निकले, हीनयान, महायान, और 20वीं सदी में डॉक्टर अंबेडकर के माध्यम से नवयान बना 1956 में। एक वो भी प्रसंग इसमें आता है। तो सेकंड फेज में ये हुआ। अब इस सेकंड फेज के विरुद्ध आप कह सकते हैं कि तीसरा पीरियड शुरू हुआ। और वो कौन सा पीरियड है? जो वेदों और उपनिषदों को फिर से रीइंस्टेट करता है, फिर से स्थापित करने का प्रयास करता है। जो जैन, बौद्ध और चारवाक के खिलाफ खड़ा होता है। और ये लोग कौन हैं? ये वैदिक और औपनिषदिक साहित्य की नई व्याख्याएं करते हैं। पूरी तरह से उस पर बेस ना हो तो भी कम से कम उसको प्रमाण मानते हैं। और ये सब कहलाते हैं आस्तिक दर्शन। और आस्तिक कौन? जो वेदों को प्रमाण मानता है। नास्तिक कौन? नास्तिको वेद निंदक मनुस्मृति में कहा गया है। नास्तिक वो है जो वेद का निंदक है। इस बात पर भारतीय दर्शन में एक सर्वसम्मति है कि नास्तिक का मतलब वो माना जाएगा। सांख्य और योग आपने नाम सुना होगा। ये दोनों दर्शन बहुत क्लोज हैं, इसलिए इनको एक ग्रुप मानते हैं, ग्रुप ऑफ फिलॉसफी है। ऐसे ही आपने एक नाम सुना होगा न्याय, और एक सुना होगा वैशेषिक। न्याय और वैशेषिक भी एक जॉइंट वेंचर जैसा समझ लीजिए कि 2 समूह एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कुछ हिस्से पर आप काम करेंगे, हम मान लेंगे, कुछ हिस्से पर हम काम करेंगे, आप मान लेंगे। जैसे न्याय दर्शन ने ज्ञान मीमांसा पर ज्यादा काम किया, वैशेषिक ने तत्व मीमांसा पर ज्यादा काम किया, और एक दूसरे को मान लिया, तो इससे वो एक ग्रुप बन गया। और जो तीसरा ग्रुप बना उसका नाम है मीमांसा और वेदांत। मीमांसा और वेदांत, इन 6 फिलॉसफीज को अगर एक साथ जोड़ दें तो इसके लिए भारतीय दर्शन में एक शब्द चलता है, षट दर्शन। षट का मतलब क्या होता है फिलॉसफी में? 6, द कॉम्बिनेशन ऑफ 6 फिलॉसफीज, षट दर्शन।
इसी षट दर्शन को बोलते हैं हिंदू दर्शन। कोई आपसे पूछे कि हिंदू दर्शन क्या है, तो पता होना चाहिए। हिंदू दर्शन का मतलब है 6 दर्शनों का समूह, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। इन्हीं 6 दर्शनों के समूह को बोलते हैं सनातन दर्शन। तो जब कोई व्यक्ति कहे कि मैं सनातनी हूं, तो इसका बेसिक मतलब क्या है कि वो इन 6 दर्शनों में कही गई बातों को प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है, इनके प्रति आस्था रखता है। तो ध्यान रखिएगा, हिंदू दर्शन, सनातन दर्शन, षट दर्शन एक ही बात है, और इसका मतलब 6 फिलॉसफीज का कॉम्बिनेशन है, ग्रुप है। ये 6 दर्शन कहां से आए? देखिए, वेदों में, उपनिषदों में बातें कही गई थी। उस समय तक लिपि का विकास नहीं हुआ था, तो लोग क्या करते थे, याद रख रख के काम चलाते थे। याद रखना पड़ता था सारा। जब आप याद रख के आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा लिखना चाहेंगे या कम लिखना चाहेंगे? कम, ताकि याद रखना आसान रहे। तो इस दौर में क्या हुआ, इसको सूत्र युग भी कहते हैं। सूत्र लिखे गए। सूत्र क्या होता है? फॉर्मूला, कि बहुत संक्षेप में एक बात कह दो, उसी में सारी बात आ जाए। जैसे उपनिषदों में कुछ सूत्र हैं जिनको महावाक्य कहते हैं। आपने सुना होगा अहम ब्रह्मास्मि। ये बृहदारण्यक उपनिषद का बड़ा प्रमुख सूत्र है, मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। फिर आपने सुना होगा तत्वमसि। तत्वमसि एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। अगर आप केरल के शबरीमला मंदिर में जाएंगे तो मंदिर के बाहर मुख्य द्वार पर लिखा हुआ है तत्वमसि। तत्त्वम असि, वह तुम हो। इनको बोलते हैं महावाक्य। अब ये जो सारे के सारे सूत्र हैं, इसी तरह के बहुत सारे सूत्र इस तीसरे फेज में बने, और इन सारे दर्शनों का एक एक सूत्र कहलाता है। सांख्य दर्शन क्या है? तो एक व्यक्ति ने सांख्य सूत्र की रचना की, जिसका नाम है कपिल मुनि। सांख्य सूत्र आज तक मिला नहीं है हमें। आज तक हम सांख्य सूत्र के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, पर सांख्य सूत्र अब तक मिल नहीं पाया है। उसके बारे में रेफरेंसेस मिलते हैं बहुत सारे, बाकी सूत्र सारे मिल गए हैं, सांख्य सूत्र नहीं मिला है। ऐसे ही जब योग आया तो योग सूत्र लिखा। वो लिखा महर्षि पातंजलि ने। पातंजलि का नाम आपने सुना ही है ना। वो योग दर्शन के प्रवर्तक नहीं है। योग दर्शन तो बहुत पुराना है, लेकिन उन सारी चीजों को इकट्ठा करके सूत्र के रूप में रखने का काम किसने किया? महर्षि पातंजलि ने किया। ऐसे न्याय दर्शन है तो न्याय सूत्र हुआ। न्याय सूत्र लिखा जिन्होंने, उनका नाम अक्षपाद गौतम कहते हैं उनको। गौतम मुनि, गौतम 2 हैं, एक गौतम बुद्ध हैं, एक गौतम मुनि दूसरे हैं। तो जो दूसरे गौतम मुनि हैं, जिनको अक्षपाद भी कहते हैं, उन्होंने न्याय सूत्र लिखा। फिर वैशेषिक दर्शन जब हुआ तो वैशेषिक सूत्र लिखा गया। आपने एक ऋषि कणाद का नाम सुना होगा। तो कणाद ऋषि वैशेषिक सूत्र के रचनाकार थे। मीमांसा का जो सूत्र लिखा, मीमांसा सूत्र, उसके रचनाकार माने जाते हैं ऋषि जैमिनी। और इस पूरी परंपरा में जो सबसे महत्वपूर्ण दर्शन हुआ आगे चलकर, अगर आज के दिन में भारत के किसी व्यक्ति को, विशेष रूप से हिंदू व्यक्ति को, ना पता हो कि उसका दर्शन क्या है, तो आप आंख बंद के कह दीजिए उसका दर्शन वेदांत दर्शन है। क्योंकि वो जितनी बातें मानता है उनमें से 90-95% वेदांत की ही बातें मानता है। बस उसको पता नहीं है कि वेदांत क्या होता है। मैं सच्ची कहानियां सुनाना पसंद करता हूं, झूठ बोलने से बचता हूं। मैं आपको 3-4 छोटी छोटी कहानियां सुना रहा हूं। ये सारी कहानियां सच्ची हैं, 1-1% सच्ची हैं, पर मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। जिनकी कहानी है उनका नाम नहीं लूंगा, उनकी प्राइवेसी का मामला है। पर हाँ, सच्ची कहानियां हैं। अच्छी बात है कि इन कहानियों के किरदार हम लोग नहीं बने, ईश्वर करे हम कभी ना बने, लेकिन कहानियां सच्ची हैं। जब मैं दिल्ली आया था 1990 में, मैं हरियाणा के एक शहर से, भिवानी से दिल्ली आया था पढ़ने के लिए। मेरे ड्रीम कॉलेज में हंसराज भी एक था, पर मेरा संयुक्त से मेरा एडमिशन जाकिर हुसैन में हुआ। मेरे अंक ठीक थे, यहाँ हो सकता था, पर मैं तो नई दिल्ली स्टेशन पे उतरा, बाहर निकला, पता लगा वहीं एक कॉलेज है, वहीं एडमिशन ले लिया मैंने। तो लोगों ने कहा कि यार कैंपस बड़ा अच्छा होता है। मैंने कहा क्या फ़र्क पड़ता है, कॉलेज कॉलेज होता है, छड्डो, यही छड्डो में सिखाने आया हूँ आप लोगों को। ठीक है, स्टेशन से निकले वहीं कॉलेज है, मैंने घर जाना होगा तो आराम से कॉलेज से निकल जाएंगे, क्या रखा कैंपस में। पर मेरा एक दोस्त जो मेरे साथ ही आया था उसी शहर से, उसने एडमिशन हंसराज कॉलेज में लिया। मैं और वो स्कूल के डिबेटर्स थे। डिबेटिंग में हम लोग स्कूल टाइम से काफ़ी एक्टिव थे। डीयू में आए तो यहाँ भी एक्टिव रहे। डीयू में मैंने करीब 5 साल डिबेटिंग किया। मेरा ख्याल है कि लगभग 300-400 डिबेट्स मैंने जीती होंगी डीयू में, कुछ हारी भी होंगे, लेकिन मैंने खूब डिबेट, वो मेरा दरअसल दाना पानी था, रोजी रोटी मेरी वही थी कॉलेज के दिनों में। घर से पैसे मैं लेता नहीं था, मिलते भी नहीं थे, लेना क्या था, मतलब ऐसी स्थिति भी नहीं थी उस समय मेरे घर में कि मिल सके।
तो डिबेटिंग मेरा रोजगार था, एम्प्लॉयमेंट था, मेरा उससे काम चल जाता था आराम से। उसका भी चल जाता था, वो हंसराज से था, मैं जाकिर हुसैन से था। हम खूब डिबेट से मिलते थे। अक्सर ट्रॉफी या तो हम जीते थे या वो जीतता था। कोई भी जीते रूम पे ही आती थी, क्योंकि हम रूममेट्स थे, एक साथ ही रहते थे। वो मुझसे योग्यताओं के मामले में 21 था, बल्कि अगर वो 21 था तो मैं 15 ही रहा हूँगा या 12 रहा हूँगा, 22 या 21 तो नहीं रहा हूँगा। मुझसे बेहतर था योग्यताओं में, बड़ा अच्छा व्यक्ति था। ग्रेजुएशन के बाद मैंने एमए हिंदी साहित्य में एडमिशन लिया, जबकि बीए ऑनर्स हिस्ट्री में किया था मैंने। उसने तय किया कि वो कुछ और करेगा, प्रोफेशनल कोर्स करेगा, नौकरी करेगा, तो वो चला गया दिल्ली से। मैं दिल्ली में रहा। फिर मैं एमए के बाद तैयारी करने लगा यूपीएससी की। तब तक मैं यूजीसी जेआरएफ कर चुका था। पहला अटेम्प्ट दिया, प्रीलिम्स हो गया। मेंस मेरा 96 के मेंस की बात कर रहा हूँ, मेंस शुरू होने वाला था, 2 दिन रह गए थे। करीब 10 दिन पहले वो मेरे पास आया हुआ था दिल्ली में, मिलजुल के अच्छे से बात करके गया था। उन दिनों उसका एक प्रेम संबंध कहीं हमारी ही एक मित्र के साथ चल रहा था। हम सब दोस्त थे, तो उनमें से 2 लोगों का आपस में का अफेयर था। मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन मेरे मेन एग्जाम से 2 दिन पहले रात को 12 बजे एक फ़ोन आया और ये बताया गया कि मेरे दोस्त ने फंदा लगा के अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। वो दिल्ली से दूर था कहीं, और जिस व्यक्ति के बारे में मेरी राय ये थी कि उतना जीवट वाला व्यक्ति कोई हो नहीं सकता, जो जिंदगी से हार सकता ही नहीं, जिसके होने से कई लोग हमेशा जीता हुआ महसूस करते हैं, वो चुपचाप एक बंद कमरे में जिंदगी से हार गया। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि ऐसा कैसे हुआ। बाद में टटोला, उसके पेरेंट्स से बात हुई, भाई से बात हुई। उन्होंने उसकी याद में एक सोशल वर्क शुरू किया ताकि किसी और बच्चे को ऐसा ना करना पड़े। तो जो हल्का हल्का अनुमान हुआ वो है कि शायद कुछ ऐसा था रिलेशनशिप में जो नहीं संभल पाया था, और रिश्ता टूट ना जाए इसका दबाव बहुत ज़्यादा था, और वो दबाव झेल नहीं पाया। इस उम्र में ऐसा फेज आता है, कई बार आता है। ये एक कहानी है, हंसराज कॉलेज से ही जुड़ी है, इसलिए मैंने सोचा कि वहीं से बात शुरू करूँ। नाम जैसा कि मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगा, तो नाम बताने का मतलब भी नहीं। और वो जिसकी मैं कहानी सुना रहा हूँ, आप लोगों के जन्म से पहले की बात है। आप तो सब 21वीं सदी वाले बच्चे होंगे ना, जेन ज़ी होंगे आप सब लोग, तो ये तो बहुत पुरानी बात है। एक दूसरी कहानी सुनाता हूँ। मैं आपको 2-3 कहानियाँ सुनाऊंगा, फिर उन सबका सार निकाल लेंगे एक साथ हम लोग। दूसरी कहानी ये है कि जब मेरा सिलेक्शन हो गया 97 में, मतलब 96 अटेम्प्ट में पहली बार में मेरा सिलेक्शन हो गया था। मैं एक्सटेंशन लेके तैयारी कर रहा था, और डीयू में मैं पढ़ा भी रहा था उस समय। तब मैं शायद डीएवी कॉलेज में था या अग्रसेन, मैं 2 जगह पढ़ाया डीयू में, तो उनमें से किसी कॉलेज में पढ़ा रहा था उस समय में। तो उस समय एक लाइब्रेरी है कैंपस में ही, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, आप जानते होंगे, CRL बोलते हैं, जो विवेकानंद जी की स्टैच्यू है उसके सामने ही वो लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी में नीचे सब बैठ के पढ़ते हैं, और टॉप फ्लोर पे रिसर्च फ्लोर है जहाँ एमफिल PhD वाले बच्चे पढ़ते हैं। मैं उस समय शायद PhD कर रहा था या एमफिल खत्म हुई थी, वहीं बैठता था, पढ़ता था रोज। कई दोस्त पढ़ते थे हम लोग वहाँ। हम सुबह 8 बजे लाइब्रेरी खुलते ही वहाँ घुसते थे, रात को 1 बजे निकलते थे लाइब्रेरी बंद होने के समय। तो वहाँ एक छत थी, छत पे छोटी सी कैंटीन थी जहाँ हम लोग जब बोर होते थे दिन में 3-4 बार जाके चाय पीते थे। चाय पी ली, बिस्किट खा लिया, थोड़ी गप्पे मार ली, वो सब वहाँ करते थे। तो वहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त थे, उनमें से कई लोग अब बहुत सीनियर सिविल सर्वेंट्स हैं, कुछ लोग प्रोफेसर्स हैं डीयू में। 2 बच्चे थे मुझसे जूनियर, 3-4 साल जूनियर थे, बड़े प्यारे बच्चे थे। मुझे उस समय तक पढ़ाई लिखाई का शौक अच्छा खासा हो गया था, तो वो रोज मेरे साथ बैठते थे केवल बात करने के लिए। किसी मुद्दे पर बहस करनी है तो बहस होती थी, समझते थे। फिर मुझे पता लगा कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं, रिश्ते में हैं। दोनों ने शादी भी कर ली। उनकी योजना डीयू में पढ़ाने की थी या सिविल सर्विस की भी थी शायद, पता नहीं।
मेरा इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा उसके बाद रहा नहीं उनसे, क्योंकि मैं सर्विस में चला गया था। इतने जिज्ञासु बच्चे थे दोनों, इतने जिज्ञासु कि उनसे मिलकर तबीयत खुश हो जाती थी, कि हर चीज़ जानने का मन करता था उनका, हर विषय पढ़ने का मन करता था। एकदम जीवन से भरे हुए बच्चे, आंखों में चमक ऐसे। फिर दोनों की शादी हुई तो मैं शादी में जा नहीं पाया, क्योंकि मेरा रिश्ता सिर्फ लाइब्रेरी में 1 घंटा गप मारने वाला था, उससे ज़्यादा था नहीं रिश्ता उनके साथ। फिर सुनता रहता था कि मैं सब बढ़िया चल रहे, पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। इंटरकास्ट मैरिज की उन लोगों ने, खूब हंगामा हुआ, दोनों घर में तलवारें खिंच गई, किसी तरह से तलवारें संभाली गई, मैनेज हुआ, दोनों साथ रहने लगे। और फिर 3-4 साल के बाद एक दिन मैंने खबर सुनी कि उस बच्ची ने फंदा लगा के जीवन लीला समाप्त कर ली। ये बात भी दिल्ली विश्वविद्यालय की है, उस दौर के सब लोग इस कहानी को जानते हैं। मेरे ख्याल से दोनों कहानी आपके प्रिंसिपल मैडम जानती होंगी, नहीं ध्यान कर पाएंगे तो मैं उनको जैसे नाम बोलूंगा अकेले में वो तुरंत समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि ऐसा क्या हुआ होगा। तो बाद में अनुमान जो हुआ वो ये, इंटरकास्ट मैरिज, परिवार का दबाव, समाज का दबाव, आपस के दबाव, टॉक्सिक रिलेशनशिप, अंत में उस दबाव को न झेल पाना और जीवन समाप्त कर देना, ये हुआ। ये 2 घटनाएं हैं। एक तीसरी घटना यह है कि दिल्ली में आज से 25 साल पहले घटना घटी। आप लोग तब बस पैदा हुए होंगे, घुटनों में चल रहे होंगे, या उससे 5-7 साल पहले की बात रही होगी। ये घटना दिल्ली के सब सीनियर लोग जानते हैं, जिनकी उम्र 35-40 साल है वो सब जानते हैं इस घटना को। मोबाइल फोन में वीडियो नया नया आया था उस समय। अब तो आपके हर फोन में वीडियो है, अब तो सामने भी है, ताकि आप वैसा वाला मुंह बना के सेल्फी खिंचवा सके। पाउट बोलते हैं ना, मैं उसको देसी भाषा में सूअर जैसा मुंह बोलता हूं, और वैसा ही बनता भी है, क्यूट क्यूट सा सूअर जैसा मुंह बना के लोग सेल्फी खिंचवाते हैं, उसको बोलते हैं पाउट। तब तो कैमरा फोन में पहली बार आया था, तब लोग अभ्यस्त नहीं थे। अब जैसे आप लोग कितने अभ्यस्त होंगे, हम भी होने लग गए। अब हम किसी से बात करते हैं तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि उसने फोन में कुछ ना कुछ ऑन कर रखा होगा, या तो आवाज रिकॉर्ड करेगा या वीडियो बनाएगा। तुम कितने केयरफुल होकर बोलते हैं, कितने कॉन्शियस रहते हैं। और सर्विलांस सोसाइटी की सबसे बुरी बात यह है कि हम हमेशा चौकन्ने रहते हैं, हम सहज हो ही नहीं पाते। सहज रूप से 2 लोग बात कर लें, हो ही नहीं पाता। तो मैं तो अपने ऑफिस में कई बार ऐसा करता हूं, जब हम 3-4 लोग बैठते हैं इनफॉर्मल बातचीत के लिए, हम सब अपना अपना फोन कमरे के बाहर छोड़ के आ जाते हैं, फिर 2 घंटे बात करते हैं, इस भय से मुक्त होके कि कहीं कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा। ये हालत है आज की। उस जमाने में तो फोन थे, मोबाइल फोन आया था भारत में लगभग 1995 के आसपास पहली बार, बड़ा महंगा था, 16 रुपए प्रति मिनट इनकमिंग, 16 रुपए प्रति मिनट आउटगोइंग, ये रेट से उस समय। और फोन वो थे जिनसे आप कील भी ठोक सकते हैं, वैसे वाले फोन थे, बटन वाले फोन थे, नोकिया एक कंपनी थी, उसके फोन हुआ करते थे। उसके 4-5 साल के बाद क्या हुआ, पहली बार किसी कंपनी ने फोन में कैमरा लगा दिया। ये बात उस समय के लोग नहीं समझते थे। जब भी नई तकनीक आती है उसको समझने में टाइम लगता है। जो पहले समझते हैं फायदा उठा लेते हैं, जो थोड़ा लेट समझते हैं वो उसका नुकसान उठाते हैं। उस समय दिल्ली के एक प्रसिद्ध स्कूल में 11वीं-12वीं क्लास के 2 बच्चों में आपस में कोई रिलेशनशिप रही होगी। वो दोनों किसी ऐसी सिचुएशन में थे जो सिचुएशन बहुत ही प्राइवेट किस्म की थी, बहुत निजी किस्म की थी, जिसको पब्लिक नहीं कर सकते। कुछ फिजिकल रिलेशनशिप जैसा मामला था। उस दुष्ट लड़के ने लड़कों के इतिहास को कलंकित, लड़कों का इतिहास वैसे भी कलंकित ज्यादा है, उसे और कलंकित करते हुए उस पूरे सिचुएशन का वीडियो बना लिया। ऐसे मामलों में दुर्भाग्य है, मैं लड़का हूं इसलिए लड़के पवित्र थोड़ा ना हो जाएंगे, लड़का है इतिहास कलंकित तो है, उसका वीडियो बना लिया और दुष्टता का चरम स्तर निभाते हुए वो वीडियो अपने एक दोस्त को शेयर कर दिया।
ये कहे कि किसी और को दिखाना मत, जैसा कि होता है अफवाहों की दुनिया में। हर अफवाह एक व्यक्ति एक को ही बताता है, ये कह के किसी और को मत बताना, और अगला व्यक्ति भी अगले को यही कह के बोलता है किसी और को मत बताना। और इस तरह से पूरे शहर को खबर होती है और सबको लगता है कि सिर्फ मुझे पता है। वो वीडियो फैल गया। नए नए फ़ोन आए थे, पर वो फ़ोन कम लोगों के पास थे, कैमरे वाले फ़ोन। तो फ़ोन से कितना फैलता, ज़्यादा नहीं फैला। लेकिन उस समय दिल्ली की एक कुख्यात मार्केट हुआ करती थी, पालिका बाजार, अभी भी है, पर तब वो कुछ और कामों के लिए कुख्यात हुआ करती थी। अब तो कपड़े मिलते हैं, तब कपड़ों के साथ कई चीज़ें और मिलती थी वहाँ। जैसे गंदी फिल्मों की सीडी चाहिए हो तो वहाँ मिलती थी, ग्रे मार्केट में, चोरी छिपे। इस वीडियो को सीडी में कन्वर्ट करके लोगों ने वहाँ से खरीदा, लाखों करोड़ों की संख्या में। नए नए टेलीविज़न चैनल प्राइवेट आए थे, और प्राइवेट टीवी चैनल को खबरों की भूख इतनी होती है कि वो खबर के लिए जान दे सकता है और जान ले भी सकता है किसी की। 24 घंटे इस खबर पे, इस चीज़ पर खबरें चल रही थी सारे चैनल्स में, कि ये वो लड़का है जिसने ऐसा किया, ये वो लड़की है, ये वो स्कूल है, इस स्कूल की प्रिंसिपल से बात करेंगे, इससे बात करेंगे। वो जो बच्ची थी जिसकी इसमें कोई गलती नहीं थी, सिवाय इसके कि वो किसी एक लड़के से प्रेम करती थी, जो कि उस उम्र में बच्चे कर बैठते हैं। इसके लिए बहुत चिल्लपौनी मचानी चाहिए। अब बच्चों को आप हर बात पे अपराधी नहीं मान सकते। उस बच्चे की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने अपने दोस्त पे भरोसा किया, जो भरोसे के लायक था नहीं। वो नीच किस्म का व्यक्ति था जिसने उस संबंध की गरिमा को समझा नहीं। उस बच्ची के घर के बाहर 24 घंटे न्यूज़ चैनल से कैमरे खड़े रहे। घर से कोई भी निकले, 50 कैमरे पीछे। आप बताइए आपकी बेटी कैसी है, आप बताइए आपकी बहन कैसी है। अंत में उस पिता ने अपनी बच्ची को इस देश से बाहर भेज दिया। उसके कुछ दिन बाद की जो खबर टीवी चैनल से नहीं दिखाई, उसके पिता ने आत्महत्या कर ली। ये तीसरा इंसिडेंस है। ये सारी खबरें सच्ची बता रहा हूं मैं, इनमें से एक भी झूठ नहीं है। झूठी कहानियों से मोटिव। एक सवाल 2-3 बच्चों ने पूछा कि हम कभी कभी डीमोटिवेटेड होते हैं, क्या तजुर्बा सच में इतना महत्वपूर्ण है, हम क्या करें, नौकरी मिलेगी या नहीं, तनाव रहता ही होगा, पढ़ते होंगे, टेंशन होती होगी, कितना पढ़ें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, ये सवाल भी आपके सामने है। मैं आपसे, देखिए मेरा काम चीज़ों को आसान करना है। मैं दिल्ली में पढ़ाता हूँ IAS के बच्चों को, तो मैं उनको भी ये कहता हूँ कि चीज़ें मुश्किल तो कोई भी कर सकता है, चीज़ें आसान करना मुश्किल है, और हमें तो चीज़ें आसान करनी है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं जिसके लिए आपको 24 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप दिन में 8, 10, एक लेवल के बाद 12 घंटे पढ़ते हैं तो ये बहुत है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, शुरुआत के लिए 8 घंटे की पढ़ाई, 8 घंटे की नींद और 8 घंटे बाकी सब चीज़ें, खेलना कूदना, वो बहुत ज़रूरी है। यहीं से बात आती है मोटिवेशन की। एक ही है कि हमारा मोटिवेशन हमेशा कैसे रहे, और एक ये कि कभी कभी स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, उस समय हम कैसे मैनेज करें। आपकी उम्र में स्ट्रेस ज़्यादा होने की वजह यह भी है कि आपके हार्मोन्स इस उम्र में ज़्यादा, उनमें वाइब्रेशंस होते हैं, तो मूड स्विंग ज़्यादा होते हैं। जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाएंगे उम्र के साथ, आपके मूड स्विंग्स कम हो जाएंगे। जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आप देखेंगे, स्पेशली फादर को आप देखेंगे, आपके फादर आमतौर पर इमोशनल बातों से बहुत प्रभावित नहीं होते होंगे। जैसे आप कहेंगे, पापा आज मेरी फ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, पापा कहेंगे कोई बात नहीं। आपके अंदर से आंसू छूट रहे हैं, आपका मन कर रहा है मैं क्या कर लूँ, आग लगा दूँ, जंगल में जाके क्या कर दूँ, इमोशंस ऐसे उछल रहे हैं आपके। पापा क्या बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई और मिल जाएगा उससे बेहतर, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत अभ्यास किया उन्होंने। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे हार्मोन्स का बैलेंस चेंज होता है और आप बहुत मैच्योर हो जाते हैं। मैच्योर होने का सबसे बेसिक मतलब है कि आप किसी इमोशन में बह नहीं जाते, आप खुद के ऊपर कंट्रोल बेहतर रख पाते हैं। तो उम्र के साथ होगा। लेकिन अभी जैसे डीमोटिवेशन आपको होता होगा, करियर को लेकर सवाल मन में आता होगा कि IAS बनूं तो कैसे बनूं, कितना पढ़ूं, कितना ना पढ़ूं, ये सब सवाल आते होंगे। तो मैं आपसे 2-3 बातें कहना चाह रहा हूं। मैं तो IAS के लिए पढ़ाता हूं,
अगर आप आईएएस की तैयारी करेंगे तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मुझे उससे फ़ायदा ही होगा। पर ईमानदारी की बात यह है कि वो अकेला रास्ता नहीं है। एक बात को ठीक से आईएएस बनने का मजा क्या है कि आपका सोचने का तरीका बहुत साइंटिफिक हो जाता है। आप फैक्ट्स पे बात करते हैं, तथ्यों पे बात करते हैं, आर्गुमेंट से बात करते हैं, इमोशन से बात नहीं करते हैं, समझदारी से बात करते हैं। हमारे देश में जो आबादी है वो आबादी, अब सेंसस जब भी होगा पता लगेगा, पर हम मान के चलते हैं कि वो आबादी लगभग 145 करोड़ के आसपास इस समय हो चुकी है। पूरे इंडिया की बात अगर हम करें 145 करोड़ में से अगर मैं कहूं कि जो लोग 21 साल या 18 साल से मान लीजिए 30 की उम्र के बीच में है, इन 12 साल में है, मेरे ख्याल से ये आबादी भी कम से कम 12, 15, 20 करोड़ के आसपास तो होगी ही होगी। अगर ये 20 करोड़ लोग सोचे कि मैं आईएएस बनना है, या इनमें आधे भी सोच लें, 10 करोड़ सोच लें, आपको ये समझना है कि आईएएस पूरे भारत में कुल मिला के 6000 होते हैं, जिनमें से भी 5000 लोग हैं। आईपीएस भी इतने ही होते हैं, 5-6 हज़ार के बीच में होते हैं। अगर 10 करोड़ लोग सपना देखेंगे उन नौकरियों का, अगर मैं सारी सिविल सर्विसेज मिला लूं, सेंटर की, स्टेट की, सब मिला लूं, तो सेंटर की कुल 20 सर्विसेज मान लीजिए, सबका कार्डर अगर हम 5000 भी एवरेज रखें तो 1 लाख लोग होंगे। आपके स्टेट का मान लें, स्टेट में मान लेता हूं कि 2-3 हज़ार लोग होंगे जो सरकारी नौकरी में ठीक पद पे होंगे। उससे ज़्यादा का तो कार्डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टेट बहुत छोटा आपका है, आबादी बहुत कम है। तो जो नौकरियां कुल मिला के 10-12 हज़ार हैं, अगर देश का हर युवा सोचे कि मुझे उसी में आना है, तो इसका मतलब है कि हम एक ऐसे रास्ते पे जा रहे हैं जिसमें डिप्रेशन होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, एंग्जाइटी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, बहुत लोगों को हारना भी पड़ेगा, बहुत लोगों को हासिल नहीं हो पाएगा वो सब। तो मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं, सरकारी नौकरी ठीक है, कोशिश करने में बुराई नहीं है, सरकारी नौकरी में कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, पर अपने मन से ये बात निकाल दीजिए कि मुझे केवल और केवल सरकारी नौकरी में ही जाना है। दुनिया में तमाम रास्ते हैं और मैं कुछ रास्ते आपको हिंट करता हूं इस चीज़ का। जैसे मैं खुद एक एग्जाम्पल हूं, मैं सरकारी नौकरी में रहा, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेक्चरर था, पहले असिस्टेंट प्रोफेसर था, 2 कॉलेजेस में पढ़ाया मैंने वहाँ। फिर आईएएस का एग्ज़ाम दिया, सिलेक्ट हो गया उसमें, 6-7 महीने वहाँ नौकरी की, फिर वो भी छोड़ा। अब मैं अपना काम करता हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। और मैं ईमानदारी से आपसे कह रहा हूँ, आप जब भी कोई फैसला करेंगे अपने बारे में, कभी ना कभी आपको फील होगा, बेशक 1 सेकंड के लिए, कि आपने गलत किया। कोई भी फैसला हो, आप स्पाउस सिलेक्शन करेंगे अपने लिए, कितना भी सोच के कर लें, जीवन में कभी ना कभी लगेगा गलती हुई, अक्सर लगेगा ठीक किया, कभी कभी लगेगा गलत किया। और ऐसा नहीं कि आपने एक्स के बदले वाई किया होता तो नहीं लगता, तो भी लगता है। दिक्कत ये नहीं है कि मैं एक्स को चुनूं या वाई को चुनूं, आप जिसको भी चुनेंगे पूरा पैकेज साथ में आता है, अच्छी चीजें भी, खराब चीजें भी। जो अच्छा आएगा उस पर आपका ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो फॉर ग्रांटेड है। जो मिल जाता है वो मिट्टी हो जाता है, कोई वैल्यू नहीं करता उसको। जो मिस हो जाता है वो चुभता है। और जो चीज दूसरे ऑप्शन में अच्छी थी, इसमें नहीं, आप बार बार वो देखते, अरे यार वो ठीक था, अरे यार वो ठीक था। जबकि वहां 12 प्रॉब्लम्स थी, यहां 2 प्रॉब्लम है। पर हमारी ह्यूमन कॉन्शियसनेस ऐसी है कि जो छूट गया उस पर नजर ज्यादा जाती है, जो मिल गया मिट्टी हो जाता है। एक बड़ा प्रसिद्ध शेर मैं कई बार कोट करता हूं, मतलब दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल गया वो मिट्टी है, नहीं मिला वो सोना है। जो नहीं मिलता है ना, वो बड़ा परेशान करता है। ये नौकरी के मामले में भी है। पर मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि मुझे आज तक जिस एक फैसले पर 1 सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि मैंने गलत किया, वो नौकरी छोड़ने का फैसला है। मुझे आज तक नहीं लगा कि मैंने गलती की, क्योंकि मुझे लगता मैंने एकदम ठीक किया। मैंने अपने स्वधर्म, अपने नेचर के अनुसार सही किया। इस बच्चे ने बड़ा खूबसूरत सवाल पूछा कि आप आईएएस एलाइड की नौकरी छोड़ के टीचिंग में क्यों आ गए। मैं इस सवाल में दूसरा सवाल जोड़ देता हूं। हमारे सामने प्रेम सिंह जी बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, वो
टीचिंग की नौकरी छोड़ के पॉलिटिक्स में क्यों आ गए? 2 एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने। इन दोनों में एक तारतम्य है, एक रिदम है, एक लय है दोनों में। वो टीचर बने, उनको फील हुआ कि उनका स्वधर्म टीचिंग से ज्यादा कुछ और है। मैं आईएएस लाइट में आया, मुझे लगा कि मेरा स्वधर्म इससे ज्यादा टीचिंग में है। स्वधर्म क्या होता है? आपने गीता पुस्तक का जिक्र सुना होगा, उसमें श्री कृष्ण ने स्वधर्म का जिक्र किया है। यहाँ बहुत सारे बच्चे बौद्ध समाज से होंगे, महात्मा बुद्ध ने भी इस बात पर खूब जोर दिया है। सारे धर्मों, सारे दर्शनों का जो सार है वो ये है, हर व्यक्ति हर काम के लिए फिट नहीं होता है। 2 चीजों पे गौर करना है। पहला, मैं क्या अच्छा कर सकता हूं, मैं कैपेबल किस चीज के लिए हूं। दूसरा, मुझे क्या करने में मजा आता है। और जहां इन दोनों का इक्विलिब्रियम हो, जहां ये दोनों बातें मिल जाएं, वो आपका स्वधर्म है। यानी जैसे मैं सिंगर बनना चाहता था, पर मैं इतना गंदा गाता हूं कि मैं जब घर में गाता था मेरे पेरेंट्स बोले तो मैं भारतीय सेना में चले जाना चाहिए, बिना बंदूक के विदेशी की तरह देख के गा देना, बस वैसे ही मर जाएंगे सारे के सारे। सही बात है भाई, ये भी ठीक बात है। तो मेरा मन था कि मैं सिंगर बनूं, पर गला कौवे जैसा भगवान ने दिया, कोयल जैसा नहीं दिया, तो मैं सिंगर नहीं बनूंगा। मेरे मन से क्या होता है, अच्छा लगने से क्या होता है? भाई सुने भी तो कोई मेरी बात को, मेरे गाने को सुने भी तो सही कोई। तो मेरा मन क्या करता है काफी नहीं है। 2 चीजें हैं, मैं क्या कर सकता हूं। मैं बचपन से स्कूल में डिबेटिंग करता था, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, और बचपन से ही मेरे पेरेंट्स ने, टीचर्स ने कहा कि तुम कुछ ऐसा करना कि मंच पर रह सको, पॉलिटिक्स में जाओ, एमपी बनो। तब मेरा मन भी पॉलिटिक्स में आने का था, स्कूल लाइफ में बहुत ज्यादा मन था उस समय, बाद में नहीं रहा। तुम पॉलिटिक्स में जाओ, तुम वकील बनो, क्योंकि जब कोर्ट केस लड़ोगे तुम्हें बोलने की ताकत भगवान ने दी है, उसका इस्तेमाल करो। या टीचर बनो। टीचर की छवि हमारे समाज में बहुत अच्छी नहीं होती थी, हालांकि मेरे पेरेंट्स टीचर ही हैं दोनों, पर हमारे समाज में टीचर की छवि होती है। और हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो प्रोफेशन देश को गढ़ता है उसकी छवि बहुत अच्छी नहीं है। टीचर बनना बहुत लोगों का सपना नहीं है, मेरा तो है। और मेरा स्वधर्म, मैंने महसूस कर लिया कि मेरा स्वधर्म टीचिंग है। और स्वधर्म का मतलब वही 2 बातें जो मैं कर सकता हूं और जो मैं करना चाहता भी हूं। आपके मुख्यमंत्री जी अच्छे टीचर रहे होंगे, पर उनको बार बार मन में आता होगा कि मैं जनता के बीच जाकर उनके साथ काम करके क्यों ना कुछ ऐसा करूं कि पॉलिसी मेकिंग में आऊं। उनका स्वधर्म उनको वहां खींच के ले गया, तो उन्होंने वो किया। और इस दुनिया में जो भी सफल इंसान आपको देखे, कोई भी सफल व्यक्ति देखे, किसी भी फील्ड का वो, आप हमेशा देखेंगे वो वही व्यक्ति है जो अपने स्वधर्म पे चल रहा है, जिसने वही रास्ता चुना जो उसकी क्षमताओं यानी कि कैपेबिलिटीज और उसके इंटरेस्ट यानी कि उसकी इच्छाओं से मैच करता था। तो आप सबसे मैं कह रहा हूं कि आईएएस या पीसीएस या सरकारी नौकरी की अंधी दौड़ में मत दौड़िए। मैंने बहुत सरकारी नौकरी वालों को देखा है दुखी रहते हुए। सरकारी नौकरी में है, अच्छा वेतन है, तब भी दुखी है, क्योंकि वो नहीं कर पा रहे जो दरअसल करना चाहते थे। सरकारी नौकरी में क्या होता है? सुरक्षा मिलती है, सेफ्टी होती है, सिक्योरिटी होती है, सम्मान मिलता है, समाज के लोग पूछते हैं आपको कि आप सरकारी नौकरी में हैं। गस्टेड ऑफिसर होंगे तो स्टैंप लगा के साइन करने की ताकत आ जाती है। आप जज हैं तो आपकी बात में वजन होता है। आप आईएएस आईपीएस है तो आप पूरा राज्य या देश चला रहे हैं। तो ताकत तो है, अच्छा है, सुरक्षा बहुत ज्यादा है। सबसे पहले ध्यान से सोचिए कि आप अपने जीवन से चाहते क्या है। मैंने जब नौकरी की तो मैंने फील किया कि इस नौकरी से मेरी जो मूल जरूरतें हैं वो पूरी हो नहीं पा रही। क्या जरूरतें हैं? मुझे अच्छा लगता है कि मैं खूब पढ़ूं और मंच पे खूब बोलूं। वहां कहा कि अब मंच पे जा ही नहीं सकते, कोड ऑफ कंडक्ट। मन कह रहे यार, जिस चीज के लिए पैदा हुआ वही नहीं कर पाऊंगा मैं तो। फिर दिन भर फाइलों में काम करना है। अब फाइलों में काम करना अच्छा लगता है कई लोगों को, मुझे नहीं अच्छा लगता, मेरा नहीं है ऐसी रुचि है, तो मैं क्या करूं। मेरा मन करता है कि मैं खूब पढ़ूं, गहरी चीजें पढ़ूं। वहां तो वही पढ़ना है जो सरकार के हिसाब से चीजें आती हैं, उसमें कोई बहुत क्रिएटिव स्कोप नहीं होता है।
तो मैं कुछ महीनों में समझ गया कि ये मेरे बस की बात नहीं। और मैं आपसे एक लिटमस टेस्ट कहता हूँ, अपने पेरेंट्स से अकेले में बात करना। देखिए मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, जब आपको लगे ज़्यादा हो गया आप इशारा कर देना, मैं चुप हो जाऊँगा वहाँ पर, है ना। मैं भूल जाता हूँ कि मैं कितने घंटे बोल चुका हूँ तो आप हिंट कर दीजिएगा। आज घर जाके अपने पेरेंट्स से बात करना और एक बात पूछना उनसे, अकेले में बात करना, सबके सामने नहीं। स्पेशली अगर आपके पापा किसी नौकरी में हैं या मम्मी नौकरी में, जो भी नौकरी में, उनसे पूछना, उनसे कहना कि पापा आप नौकरी में खुश हो, ये बोल के चुप हो जाना। ये मम्मी आप नौकरी करती हो सरकार में या प्राइवेट, जहां भी करती हो, ईमानदारी से बताओ, मेरे सिर पे हाथ रख के बताओ कि आप खुश हो। तो पहले वो 2-4 मिनट गोल मटोल बात करेंगे। हाँ बेटा क्या कह सकते हैं बेटा, हाँ ठीक ही है बेटा, सब बढ़िया चल रहा है बेटा, ऐसी ऐसी बात करेंगे। आप 2 मिनट के बाद फिर उनका हाथ पकड़ के अपने सिर पे रख देना। अब बोलना, आपको मेरी कसम में झूठ बोला तो मर जाऊंगी, मर जाऊंगा। झूठ मत बोलना, सच्ची बताओ आप खुश हो। 2-4-5 मिनट के बाद उनके आंसू निकल जाएंगे या आवाज भर आ जाएगी उनकी। और मैं गारंटी दे रहा हूं आप 10 में से 9 पेरेंट्स कहेंगे बेटा खुश तो नहीं है, पर क्या करे, क्या करे। तुम्हारा करियर बनाना है, तुम्हारी जिंदगी ठीक रहे, नौकरी छोड़ भी तो नहीं सकते। शायद बाद में जो पीएफ है उसके पैसे मिलेंगे, तुम्हें कॉलेज में पढ़ाना होगा, फीस इकट्ठी करनी होगी, घर बना के देना है, तुम्हारी शादी होगी, कैसे करूंगा, कैसे करूंगी। आप उनसे पूछना कि अगर आप 20 साल पीछे जा सको अपने इतिहास में, टाइम मशीन में आपको बिठा दिए, 20 साल पीछे ले गए और आपको 2 ऑप्शंस मिले, एक यही नौकरी करने का, एक कुछ और करने का, और ये एज्यूम करते हैं कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी उतनी ही आपके पास रहेगी जितनी नौकरी में थी, एज्यूम कर लेते हैं। आप क्या करना चाहेंगे? गारंटी से बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं कि 10 में से कम 7 या 8 कहेंगे मैं वो रास्ता चुनना चाहूंगा, ये नहीं चुनना चाहूंगा। इसलिए सिर्फ सिक्योरिटी जिंदगी में काम नहीं आती है, जिंदगी में बहुत कुछ काम आता है। और आपकी जनरेशन के सामने इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं। हमारे सामने तो क्या था, हमने जब कॉलेज पास किया तो लोगों से पूछा आप क्या करें, तो लोगों ने कहा 2-3 रास्ते हैं, एक रास्ते आईएएस बन जाओ, एक है टीचर बन जाओ, एक वकील या जज वाला रास्ता है। तो हमने 2 रास्ते चुन लिए, टीचर और आईएएस। टीचर का चुना इसलिए मैंने एमए किया, एमफिल किया, पीएचडी किया, यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम दिया कि ठीक है टीचर बन जाएंगे। तब तक आईएएस में इसमें लाइट में हो गया तो वहां जाके देख लिया। जल्दी ही समझ में आ गया कि दोनों में उतना मजा नहीं आ रहा है तो दोनों छोड़ दिया। लेकिन उस समय छोड़ दिया। अगर 2-4 साल कर लेता तो आज तक वही कर रहा होता, क्योंकि वो जो सुरक्षा है ना दलदल जैसी होती है, एक बार दलदल में घुस गए बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आपकी जनरेशन का सोचिए, जब मैं अपने आसपास देखता हूं, मेरे बहुत सारे दोस्त सोशल मीडिया पे काफी सक्सेसफुल हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हैं। उनमें से एक ने मुझसे पूछा कि सर मैंने 30 साल नौकरी की है और मैं अपनी फील्ड में लगभग टॉप पे हूं। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं, ये प्राइवेट सेक्टर की बात है, एक टीवी चैनल के टॉप व्यक्ति के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। उसने कहा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने ठीक किया या गलत किया तो आप क्या सलाह देंगे? मैंने कहा सलाह तो मैं क्या आपको दूंगा, आप मुझसे बड़े हैं, सलाह तो मैं आपसे ले लेता हूं बल्कि, लेकिन अगर आप मेरा ओपिनियन चाह रहे हैं तो मैं आपको केवल एक बात बता के समझाता हूं। मेरा अपना मानना यह है कि नौकरी अच्छी है, नौकरी से अच्छा है उद्यम, एंटरप्रेन्योरशिप या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये बात मैंने कई मंचों पे कही है। कुछ दिन पहले मैं दिल्ली का एक बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC, वहां मैं गया था। वहां मैंने बड़ा खुल के कहा कि स्टार्टअप करना नौकरी करने से बेहतर क्यों है, एक आर्गुमेंट दिया। वहां एक आर्गुमेंट छूट गया था, आज मैं आपको वो आर्गुमेंट बताता हूं। जब हम नौकरी करते हैं, मैंने उसी व्यक्ति को कहा कि जैसे आपने नौकरी की है,
30 साल हो गए, आपके पास 3-4 साल बचे होंगे। उसने कहा हाँ सर 3 साल बचे हैं, फिर मैं रिटायर हो जाऊंगा। मैंने कहा आपने ज़िंदगी भर में, मेरे ख्याल से आपकी महीने की सैलरी आजकल शायद 1.5-2-2.5 लाख रुपए होगी। आपने ज़िंदगी भर में ठीक ठाक पैसा कमाया होगा, पर जितना भी कमाया होगा लगभग उतना खर्च भी हो गया होगा, क्योंकि खर्चे भी तो बढ़ते हैं ना परिवार के समय के साथ। बच्चे हैं, करियर है, बोले हाँ सर कुछ बचता नहीं है, बस ये है कि काम चल जाता है। मैंने कहा अब 4 साल में रिटायर होंगे, आपने एक घर जरूर खरीद लिया होगा नोएडा में। बोले हाँ सर नोएडा में। नोएडा दिल्ली के पड़ोस में है जहाँ कई लोग रहते हैं। दिल्ली में नौकरी करके घर खरीदना बड़ा मुश्किल काम है। तो दिल्ली में जो लोग नौकरी करते हैं दिल्ली के आसपास घर खरीदते हैं। नोएडा एक जगह है, इंदिरापुरम एक जगह है, गुड़गांव एक जगह है, वहाँ आमतौर पर घर खरीदते हैं जो दिल्ली से सस्ता मिल जाता है और अच्छा घर मिल जाता है। मैंने कहा अब रिटायर हो जाएंगे, रिटायरमेंट के बाद कितने पैसे आपके पास होंगे, जिंदगी भर की बचत? बोले सर मैंने कुछ स्कीम्स में पैसा लगा रखा है, लेकिन मेरे पास 10-15 लाख रुपए कैश होगा, और जो स्कीम्स मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है मैंने सही टाइम पे इन्वेस्ट कर दिया था, तो मुझे महीने का 50-60-70 हज़ार रुपये वहाँ से आता रहेगा, जिससे मेरे खर्चे निकलते रहेंगे, मेरी फैमिली सेफ रहेगी, मेरे हस्बैंड वाइफ हम सेफ रहेंगे। मैंने कहा बढ़िया है। मैंने कहा सिनेरियो नंबर 2 सोच के देखिए ज़रा। फिर मैंने ये भी पूछा आपके बच्चे करते क्या हैं? तो उन्होंने कहा कि सर मेरा एक बच्चा तो सॉफ्टवेयर की दुनिया में है, एक बच्चा मेरा मीडिया में ही, जर्नलिज्म में ही काम करना चाहता है, वो अभी पढ़ रहा है, जल्दी ही नौकरी शुरू कर देगा। मैंने कहा जब वो नौकरी शुरू करेगा उसकी सैलरी क्या होगी? बोले सर शुरुआत तो 30-35 हज़ार से होनी चाहिए, धीरे धीरे फिर परफॉर्मेंस के हिसाब से सैलरी बढ़ जाएगी उसकी। मैंने कहा चलिए अब चैनल चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपने 30 साल पहले नौकरी की जगह अपना उद्यम शुरू किया होता। लेट अस एज्यूम, मैं जानता हूं कि अपना उद्यम करने में खतरा ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। 1000 में एक उद्यम बेहद सफल होता है, जिसको आप देखते हैं अखबारों में, स्टार्टअप, और वो क्या बोलते हैं, यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न का मतलब एक सींग वाला घोड़ा, ऐसा घोड़ा जिसका एक सींग हो। एक माइथोलॉजी है यूरोप की, उसमें यूनिकॉर्न का जिक्र आता है। वो तो 1000 में एक होता है यूनिकॉर्न। बाकी लेकिन ये है कि आप रीजनेबल सक्सेस तो आप ला सकते हैं थोड़ी सी मेहनत करके। धीरे धीरे लोग आपको जानने लगते हैं, एक ब्रांडिंग बनने लगती है, और 3 साल का मानते हैं कि ब्रेक इवन का एक जेस्टेशन पीरियड है, कि 3 साल अगर आपने ठीक से काम कर लिया। एक ये फॉर्मूला आप भी समझ लें, दुनिया में कोई भी काम हो, कितना भी मुश्किल हो, अगर आपने 3 साल उस पर ठीक से खर्च कर दिए तो मान के चलिए कि उसमें आपको सक्सेस मिलनी तय हो जाएगी। 3 साल का गोल्डन रूल है। तो मैंने उस व्यक्ति से कहा कि अगर आपने 3 साल स्ट्रगल कर ली होती, अपना काम शुरू किया होता, लेट अस एज्यूम, और सफल हो जाते। मैं 1996 अटेम्प्ट में सफल हो गया था पहले बार में ही। 97 में रिजल्ट आया तो मैं सफल हो गया था। 90 एक्सटेंशन मैंने लिया था, और 98 में शायद मुझे ज्वाइन करना था। तो ज्वाइन करने से पहले दुविधा ये थी उस समय, उसके आसपास, कि पैसे होते नहीं थे, JRF के पैसे पे घर भेज देता था। इस बीच में हमने शादी भी कर ली थी उसी समय, हम दोनों साथ ही पढ़ते थे, तो उस समय हमें लगा कि ठीक है कर लेनी चाहिए, शादी कर ली हम लोगों ने। अब परिवार भी है, वो भी PhD कर रही थी उस समय, मैं भी PhD कर रहा था, घर पे भी ज़रूरतें थी। उनका नाम बताइए। है उनका नाम तरुणा। तो कुछ उधारे सिर पे आ गई थी। तो मुझे लगा कि अब ट्रेनिंग पे जा ही रहा हूँ, तो उसके पहले कुछ ऐसा कर लो कि उधारें चुक जाएं। तो मेरा एक छोटे भाई जैसा दोस्त है, मुंबई में बेस्ड है, स्क्रिप्ट राइटर भी है, तो नॉवेल्स आर्टिकल्स लिखे हैं, पंकज दुबे नाम है उसका, शायद आप जानते भी हैं। वो भी डिबेटिंग में मेरा जूनियर था। उसने जिद कर दी कि भैया मुझे हिंदी साहित्य पढ़ना UPSC की, और आपसे ही पढ़ना है। तो फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है वो ट्राई करते हैं। तो छोटे छोटे पोस्टर लगाए, 12-13 बच्चे इकट्ठे हुए, 2000 रुपये फीस थी उसकी। अच्छा। और मैंने 3 महीने एक पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया, सिर्फ इसलिए कि उधारें चुका दूँ अपनी। उधारें लगभग चुक भी गई, थोड़ी सी बची थी। फिर उस बैच में जो 12-13 बच्चे थे, अब तो खैर वो लगभग सब सिलेक्ट हो गए कहीं ना कहीं। उस बैच से मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि मैं
कोई क्राइसिस आएगा तो टीचिंग से काम चला सकता हूँ अपना। पढ़ा सकता हूँ। एक तो डिबेटिंग का अनुभव बहुत ज़्यादा था, जी जी। इधर पढ़ने का भी शौक हो गया था, तो जिसको ठीक से पढ़ने का शौक हो जाए और बोलना आता हो तो टीचर बन ही सकता है ठीक। तो जब मैं नौकरी ज्वाइन करने गया, मेरा बहुत मन था नहीं ज्वाइन करने का, क्योंकि वो जो जॉब मिली थी मैं उसमें बहुत इंटरेस्टेड था नहीं। प्रॉपर IAS मिलता तो बात शायद अलग होती। यहाँ तक कि जिस दिन ज्वाइन करना था मैंने उस दिन ज्वाइन किया ही नहीं, मैंने उसके एक दिन बाद ज्वाइन किया, क्योंकि उस रात को हमारे घर में ऐसी फीलिंग आ गई कि मैंने गलत कर दिया है। और जब मैंने देखा कि घर में सब लोग थोड़े परेशान हैं, और मेरे एक दोस्त ने ही परेशान किया था, वो भी सिलेक्टेड तो ज्वाइन कर लिया था, मैंने नहीं किया था। उस दिन मेरे घर आके सबको बताया कि मतलब मेरी वाइफ को कहा कि आपके पति पागल हैं। मेरे पिता ही बोला हुआ बेटा पागल है, समझ नहीं रहे आप लोग, आपके साथ में आ गए। तो फिर मैंने जब देखा कि थोड़ा सा तनाव है तो मैंने नेक्स्ट जाके ज्वाइन कर लिया, इस प्रतिज्ञा के साथ कि 6-8 महीने में सबको कन्विंस कर लूँगा, फिर छोड़ दूँगा। वहाँ मुझे उतना मज़ा भी नहीं आया जॉब में, रिज़ाइन किया। रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होने में 2 साल लग गया, वरना मैं DU में जाने के मूड में उस समय था। मैं DU में भी इस बीच में 7-8 महीने पढ़ा चुका था। ये नहीं सोचा कि मैं दोबारा अटेम्प्ट दूंगा? ये भी था कि प्रॉपर IAS मिलेगा तो एग्ज़ाम देता रहूँगा, प्रॉपर IAS मिलेगा तो ठीक है, वरना मैं DU में पढ़ा लूँगा। ये दिमाग में था कि जो जॉब है वो तो नहीं करूँगा, प्रॉपर IAS मिलेगा तो फिर चला जाऊँगा। लेकिन वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुए बिना आप नई जॉब में जा नहीं सकते हैं। रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होने में करीब 18-19 महीने लग गए। इतना ही लगता है? मुझे नहीं पता था, मेरा ख्याल था कि मैं दूंगा और मुझे तो लगा एक दिन का काम होना चाहिए कि शाम को दे के मैं आ गया हूँ तो सुबह तक काम खत्म हो जाएगा। पर 18-19 महीने बाद एक्सेप्ट हुआ। अब इस बीच में ना मैं DU ज्वाइन कर सकता था, ना वहाँ रह सकता था, तो फिर दृष्टि की शुरुआत कर दी, यहाँ पढ़ाया। क्योंकि अनुभव पहले था ही पढ़ाने का, तो चीज़ें आसानी से कन्वर्ट हो गई। बस शुरू में तो बच्चे बहुत कम थे, 4-5 ही बच्चे थे। धीरे धीरे फिर जब रिजल्ट्स वगैरह आए तो काफ़ी अच्छा हो गया। दिल्ली में शुरुआत की? दिल्ली में शुरुआत, मुखर्जी नगर में शुरुआत की थी। अच्छा। और उसी मुखर्जी नगर में 3 साल बाद मनोज और श्रद्धा भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो 12th फेल, जिनकी कहानी है। राइट। क्या होना चाहिए एक टीचर में? अब क्योंकि हमारे पास 110 के आसपास टीचर्स पढ़ाते हैं और मैं अब टीचर सिलेक्शन प्रोसेस में ज़्यादा रहता हूँ, मेरे ख्याल से टीचर बनने की पहली कंडीशन है ये एबिलिटी कि आप जो जानते हैं उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैं पढ़ाई को नंबर 2 पे रखता हूँ टीचिंग के लिए। नंबर 1 ये क्षमता कि जितना आप जानते हैं उतना या उससे थोड़ा ज़्यादा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एम्प्लीफाई कर लेते हैं। तो ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया क्योंकि बहुत बोरिंग होती है, नॉलेज ट्रांसफ़र करना बोरिंग हो सकता है मतलब, तो यदि आप उस प्रोसेस को बहुत ही इनलाइटनिंग प्लस आसान, रोचक, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं तो कोई मुकाबला नहीं। मेरी क्लास आजकल होती है तो मैं 6 से 8 घंटे पढ़ाता हूँ, बिना ब्रेक के पढ़ाता हूँ, और उसमें 500 बच्चे बैठे हैं, 600 बच्चे बैठे हैं, कोई बच्चा निकलता भी नहीं बाहर, आराम से बैठते हैं, 8-8 घंटे बैठते हैं। मतलब मैं इस सिद्धांत को डिफाई करने में लगा हूँ कि कंसंट्रेशन 40 मिनट से ऊपर कंटिन्यू नहीं करती है। ये बात सही है, नहीं करती है कंटिन्यू, पर उससे तरीके हैं। हर 10-15 मिनट में बच्चों को हंसाना, बच्चे ठहाके मार मार के हंस रहे हैं, सारी थकान दूर हो गई, फिर एक कंसेप्ट समझा देना, फिर हंसाना, किसी बच्चे को उठा के बात कर लेना, इंटरेक्टिव बना लेना। उन्हें 8 घंटे में एक बार भी ये एहसास ना हो कि मैं पढ़ाया जा रहा है और पढ़ाई हो रही है साथ साथ। तो पहली बात, आप इतने कम्युनिकेटिव हो कि जो आपको पता है कंसेप्ट, गहरी चीज़, आप ठीक उस चीज़ को उस बच्चे के दिमाग में एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और ये नॉलेज शेयरिंग का जो प्रोसेस है ये बोरिंग ना हो, ये इतना एंटरटेनिंग हो कि बच्चा इंतज़ार करे कि क्लास कब होगी, मेरी क्लास का टाइम कब होगा, बोझ उसको ना लगे। ये दोनों क्षमताएं अगर हैं किसी में, तो तीसरी क्षमता है कि उस विषय में उसकी गहरी पकड़ होनी चाहिए। पर ये गहरी पकड़ अचीवेबल है। पर जैसे कोई मुझे आज ये कहे, जैसे मैंने मैथ्स 10वीं के बाद नहीं पढ़ा,
वो इंग्लिश के चक्कर में मैथ्स भी खराब हो गया था मेरा। वैसे मेरे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड मेरा ठीक है। कोई मुझे अगर ये चैलेंज कर दे कि आपको 1 साल के बाद ग्रेजुएशन के लेवल का मैथ्स पढ़ाना है, मैं पढ़ा दूंगा और शानदार पढ़ा दूंगा, क्योंकि मुझे पहली दोनों बातों पर भरोसा है। और तीसरी बात पे ये भरोसा है कि मेरा मैथ्स सीखने की क्षमता मेरे अंदर ठीक है, बस उतना टाइम कभी दिया नहीं तो नहीं सीखा। तो जो नॉलेज एक्वायर करने वाला मामला है ये किया जा सकता है। इन पहली दोनों चीज़ें, हालांकि वो भी एक्वायर ही की जाती, पर जिसके अंदर पहली दोनों चीज़ें हैं उसको आप आराम से टीचर बना दीजिए। इसलिए जब मैं टीचर का सिलेक्शन करता हूँ, मेरा क्राइटेरिया नंबर 1 है शेयरिंग प्रोसेस। कितना कॉन्फिडेंस से बोलता है, कितना आई कांटेक्ट है, कितना इंटरेक्टिव है, बोर्ड पे कितना यूज़ किया, ज़्यादा तो नहीं किया, कम तो नहीं किया। कोई जैसे हिस्ट्री में कोई स्कल्पचर बताना है या कोई किसी खास बिल्डिंग के बारे में बताना है, वो बिल्डिंग स्क्रीन पे दिखाई कि नहीं दिखाई, क्योंकि जितना आप मूर्त बनाएंगे उतना आसान है। हंसाया कितना, जो बच्चे ने क्वेश्चन पूछा उसे डांटा तो नहीं, अगर नहीं भी आता है कैसे हैंडल किया इस चीज़ को, ये प्राथमिक चीज़ है। और अगर किसी टीचर ने एक आध बात गलत बोल दी क्लास में, गलत का मतलब कि फैक्चुअल गलत बोल दिया, तो वो ठीक है, हम कहते हैं कि आप थोड़ा और सीरियसली पढ़िए, 3 महीने और पढ़ के आइए, हम आपको सैलरी दे रहे हैं 3 महीने की, पर 3 महीने आपको केवल पढ़ना है और रोज़ एक डमी क्लास रिकॉर्ड करनी है जो कहीं नहीं जाएगी, लेकिन आपको रोज़ एक क्लास रिकॉर्ड करनी है ताकि आप उतनी इम्प्रूवमेंट कर लें, नॉलेज गैदर कर लें, फिर आप क्लास में जाएंगे। तो मेरी कसौटी तो बड़ी सिंपल है कि अगर आप कम्युनिकेटिव हैं ठीक से तो टीचर बनना चाहिए। वरना मैंने ऐसे कई टीचर्स अपने स्कूल कॉलेज में देखे हैं जिन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट हैं, PhD किया है, पर नॉलेज ट्रांसफ़र करने की उनको स्किल्स ज़ीरो हैं एकदम। उससे फिर अपना नुकसान, मतलब उनका तो ठीक है नुकसान थोड़ा बहुत जो होता है, इमेज नहीं बनते। 50 बच्चों का करियर ख़राब कर दिया आपने, क्योंकि आप बता ही नहीं पा रहे। और वो 50 बच्चे आपकी वजह से ना तो समझ पाए, बल्कि साथ में उनको टीचर का करियर भी खराब लगने लग गया। हमारे देश में अच्छे बच्चे कहाँ टीचर बनना, और शायद उस विषय के लिए अनिच्छा, कोई बनना ही नहीं चाहता टीचर। जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैं स्विमिंग क्यों नहीं सीख पाया, कि मेरे टीचर को यही लगता था कि इसको फेंक दो अंदर। हालांकि ये स्ट्रेटेजी कई लोग स्विमिंग में अपनाते हैं और कई बार सही भी साबित हो जाती है। अरे तो हम नहीं किया भाई। पर ये उन छोटे बच्चों के लिए सही साबित है जिनको बहुत बोध नहीं है। मैं था क्लास 5 में, हाँ तब ये गलती है, तब तक हम पानी में कहीं उतरे नहीं। बस वही है, आप 1-1.5 साल के बच्चे को पानी में फेंक देंगे, हाँ, तो सीख जाएगा। वो तो छोटे टॉडलर्स को तो देखा ही हमने, हाँ, क्योंकि इंस्टिंक्टिवली वो सीखते हैं। नहीं, वो पेट के अंदर जब होते हैं तो फ्लूइड के अंदर तैर रहे हैं, राइट। तो उनकी इंट्यूटिव पावर्स में तैरना और फ्लोट करना होता है, धीरे धीरे भूलते हैं। हाँ। तो बच्चा छोटा सा है, पानी में फेंक दीजिए, उससे दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो उस चीज़ के लिए पहले से अभ्यस्त है, तुरंत सीख जाएगा। 5वीं क्लास का मतलब 10 साल की उम्र में, तब तक सब भूल चुके होते हैं। बिल्कुल तब तो बड़ा मुश्किल है। तो वो मैं स्विमिंग सीख नहीं पाया। और वैसे ही और भी जो सब्जेक्ट्स हैं, मतलब टीचर का तो एकदम मेक और ब्रेक रोल है कि अगर बच्चे की। एक और चीज़ जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कि चाहे टीचर हो या कोई टीम का मैनेजर हो, या कि